के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था, जिन्हों वो अपनी जॉब चेंज क्वेस्ट को चेक करने के लिए आखिरकार वो क्या होता है उसके लिए वो एक डंजन के अंदर जाता है जहाँ पर वो काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ता है, नाइट से लड़ता है, और वहां पर उन सबको मारने के बाद उसको एक जॉब टाइटल मिलता है जो कि होता है नेक्रोमेंसर, जो कि जिन्हों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन तभी जिन्हों को यहाँ पर सेकंड जॉब चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से जिन्हों को जो टाइटल है वो अपग्रेड हो गया। अब जिन्हों का टाइटल हो गया था मोनार्च ऑफ शैडोज। तो अब जिन्हों अपने किसी भी एनिमी का शैडो को कंट्रोल कर सकता है और उसे जो मर्जी चाहे वो काम करवा सकता है। इग्रीज द नाइट के ऊपर भी अपने जो शैडो ऑफ मोनार्च की पावर की मदद से उसकी भी शैडो के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 बार तो फेल हो जाता है, लेकिन फाइनली वो यहाँ पर उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है। और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पे सो रहा होता है, तभी उसकी सिस्टर का उसके फोन पे फोन आता है। जिन्हों की सिस्टर उसके ऊपर गुस्सा करते हो कहते हैं सच में तुम अभी भी बेड में हो, तुम अभी भी सो रहे हो। जिन्हों कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा थक गया था, जिसका जिन्हों अपना टाइम चेक करता है वहां पर 2 बज गए होते हैं, जिसको देख कर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसकी सिस्टर उसको कहती है कि जिन्हों तुमको मालूम तो है ना आज पेरेंट्स मीटिंग है, कहीं तुम उसको भूल तो नहीं गए हो ना। जिसकी बात सुनकर जिन्हों काफी ज्यादा शौक में होता है, कहता है ये तो मैं भूल गया था। उसकी सिस्टर को बताती है कि 5 बजे है तो तुम आ जाना समय से। जिन्हों फटाफट अपने बिस्तर से उठता है और भागते हुए ज्यादा तैयार होने के लिए। जिन्हों अपने कपड़े देखते हुए कहता है कि क्या मेरे को ये चेंज कर लेना चाहिए, चलो रहने दो, वैसे भी मेरे को जिन्हा के टीचर से मिलना है। इसके बाद अगले सीन में जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि बैंक में आया हुआ होता है। तो जिन्हों असल में बैंक में एक डेबिट कार्ड बनवाने के लिए और साथ ही में अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करवाने के लिए आया हुआ होता है। बैंक की रिसेप्शनिस्ट ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि जिन्हों के पासबुक में 1.4 बिलियन वॉन है, जिसको देख कर काफी ज्यादा वो तो काफी ज्यादा हैरान होती है। अपने मन में सोचते कहती है कि आखिरकार इतना यंग इसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए। वो काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद जिन्हों से पूछते हैं कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर आप क्या काम करते हैं। जिन्हों उसको बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। असिस्टेंट अपने मन में सोच तो कहती है कि अगर इसके पास इतने सारे पैसे हैं तो जरूर एक हाई रैंक का हंटर होगा। जिसके बाद वो उसको बताती है कि हमारे बैंक में अभी एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चल रही है हमारे वीआईपी क्लाइंट्स के लिए, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जिन्हों उसको कहता है कि नहीं अभी मेरे को जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के स्कूल में आ गया होता है। जिन्हों की सिस्टर उसको देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो और असली जिन्हों के साथ किया हुआ है। जिन्हों से बोलता है क्यों क्या हुआ, मैं कुछ अजीब लग रहा हूँ। तो असल में दोस्तों जिन्हों जो होता है वो काफी ज्यादा फिट एंड फाइन दिख रहा होता है। अभी पहले जिन्हों से काफी ज्यादा अलग था, जहाँ पहला जिन्हों जो था हमारा वो एकदम कमजोर सा पड़ा था, जिसको देखकर तो कोई भी दूर से कह सकता था कि हाँ भाई कमजोर है। लेकिन ये वाला जिन्हों काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है भाई। और इसी वजह से उसकी सिस्टर उसको देखकर बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल चेंज हो चुके हो। जिन्हों सिस्टर कहती है मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कोई इंसान इतना तेजी से चेंज भी हो सकता है और इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। इसके बाद जिन्हों की सिस्टर उसको अपने टीचर से मिलवाने के लिए ले जाती है, लेकिन रास्ते में वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सांग जिन्हों को देखकर काफी ज्यादा शौक में होते हैं। जिस पर उसमें से काफी सारे बच्चे उसको देखते हुए कहते हैं कि भाई ये कौन बंदा है, ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि यार ये तो जिन्हों के बगल में चल रहा है, क्या ये जिन्हों का बड़ा ब्रदर है क्या। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं। जिन्हों तो बस साइड से जा रहा होता है। उसके सिस्टर उससे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो। काफी सारे बच्चे तो ये भी बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये कोई नया टीचर है या कोई नया स्टूडेंट है। जिसके बाद जिन्हों की सिस्टर जिन्हों को ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या अभी, क्योंकि कल रात तुम काफी ज्यादा लेट हो गए थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी क्यूट हाई स्कूलर गर्ल से बात कर सकती हूँ। जिसपे जिन्हों उसका गाल पकड़ते हुए कहता है कि शांत रहो। इसके बाद जिन्हों जो होता है वो यहाँ पर उसकी टीचर से मिलने के लिए जाता है। जिन्हों की टीचर को देखते हुए कहती है क्या तुम जिन्हा के ओल्डर ब्रदर हो। वैसे मैं जिन्हा की क्लास टीचर हूँ, मैं नहीं जानती थी कि जिन्हा के पास इतना हैंडसम ब्रदर भी है। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेकिन मैंने पहली बार इनको देखा यहाँ पर। यानी कि टीचर की बात कर रहा होता है कि इसने टीचर को यहाँ पर पहली बार देखा है। जिन्हा की टीचर जिन्हों को बताती है कि जिन्हा के जो ग्रेड्स हैं वो काफी बेहतरीन है और वो काफी अच्छी इंसान है, तो तुमको उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो काफी मॉडल स्टूडेंट है, तो इस वजह से उसको फ्यूचर में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक मेरे को लग रहा है तुमको ये बात पता होगी कि जिन्हा का गोल है कि वो एक मेडिकल स्कूल में जाए। जिन्हों उसको बताता है कि हाँ मेरे को ये चीज मालूम है। जिन्हा की टीचर जिन्हों को बताती है कि उसके ग्रेड्स और उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो तो काफी बेहतरीन है, लेकिन हाँ उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। जिन्हों कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। कि टीचर जिन्हों से पूछती है मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर जिन्हा का अवेक्ट हुआ होता तो क्या तुम उसको हंटर बनने देते। जिन्हों उसको साफ साफ मना करता है। जिन्हा की टीचर जिन्हों को बताती है कि मैंने तुमसे क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जो कि अभी अवेक्ट हुई है और जिस वजह से वो स्कूल भी नहीं आ रही है, और अगर इसी तरीके से लगातार वो क्लासेस को मिस करती रही तो स्कूल के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रहेगी और उसके ऊपर स्कूल को एक्शन लेना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि वो हंटर बनना चाहती है, लेकिन कम से कम उसको अपना ग्रेजुएशन तो पूरी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मैं हंटर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, तो प्लीज मेरे को माफ कर देना अगर मैंने तुमसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे हो तो। जिसके बाद जिनको उसकी रैंक पूछता है, टीचर उसको बताती है कि जहां तक मैंने सुना है उसकी रैंक लो है। जिनको अपने मन में सोचते कहता है कि ई रैंक, मेरे को नहीं लगता कि काफी समय तक हंटर्स रह पाएगी, वो जरूर कहीं ना कहीं मारी जाएगी। टीचर जिन्हों से कहती है वैसे वो जो स्टूडेंट है वो जिन्हों की फ्रेंड है, तो क्या तुम उसको कन्विंस कर सकते हो कि कम से कम वो अपनी ग्रेजुएट तो पूरी कर ही ले। टीचर उसको उसका नाम बताती है उस गर्ल का, वो बताती है कि उसका नाम हान सॉन्ग ही है। जिसका नाम सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा हैरान होता है। जिन्हों टीचर से एक बार फिर से उसका नाम दोहराने के लिए कहता है। टीचर उसको बताती है कि उसका नाम हान सॉन्ग ही है, क्या तुम उसको जानते हो। अगले दिन हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि कहता है कि ऐसे यार ये काफी ज्यादा छोटी दुनिया है, मेरे को नहीं लगता कि वो लड़की वही होगी। जिन्हों जब रास्ते में जा रहा होता है तभी उसको यहाँ पर वही गर्ल मिलती है, जिसको देखने के बाद जिन्हों काफी ज्यादा हैरान होता है। वो लड़की भी जिन्हों से कहती है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद जिन्हों अपने सिस्टर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसको जानती हो। वो उसको बताते कि हाँ मैं जानती हूँ, ये तो जिन्हा है, क्या तुम उसके ओल्डर ब्रदर हो।
हो। वैसे जब तुम एक बार हॉस्पिटल में थे तो मैं वहाँ पर आई थी। मैं नहीं जानती कि मेरी टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन स्कूल आने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं हंटर बनना भी नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद जिन्हों उसे कहता है कि तुमने जैसे कि कहा था कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो, तुमको ये बात तो मालूम ही होगी कि रेगुलर अटैक्स जो होते हैं वो मैजिक बीस्ट के खिलाफ वर्क नहीं करते हैं। तो तुम्हारे पास ऐसे वीपन्स होने चाहिए जिसमें मैजिक एबिलिटीज हो। पर मैं तुमको एक बार बता दूं कि अगर तुम वीपन को भी बाय कर लेती हो तब भी तुमको बार बार वीपन्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए एक ई रैंक के हंटर के तौर पर प्रॉफिट्स बनाना काफी ज्यादा कठिन है। तो कहीं तुम बिना वीपन के तो लड़ाई करने की प्लानिंग नहीं कर रही हो। और बस अब तुम मेरे को ये मत कहना कि तुम ये चाहती हो कि तुम एक हंटर रहो सिर्फ इसलिए ताकि तुम थोड़ी बहुत पैसे कमा सको। जिसपे वो उसको कहती है कि अगर तुम मेरे को यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आए हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, और तुम भी तो एक ई रैंक के हंटर हो जैसे कि मैं हूँ। जिसपे जिन्हों उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ पर ये कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूँ कि तुम हंटर मत बनो। फिर हैरान हो तो कहती है क्या, अगर तुम ये काम करने के लिए नहीं आए हो तो तुम क्या करने के लिए आए हो। फिर जिन्हों उसे कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम एक एक्सीलेंट हंटर बन सको। इसके बाद अगली सीन में हम लोग एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। तो असल में वांग डोंग सू भी इस जगह पर आ गया होता है अपने ब्रदर का बदला लेने के लिए। वांग डोंग सू एयरपोर्ट पे उतरा ही होता है, तभी उसके पास वो च्यूल आते हैं जो कि उसका वेलकम करते हैं। वांग डोंग सू उसको देखते हुए कहता है तुमको दोबारा देखकर अच्छा लगा, तो हंटर एसोसिएशन ने मेरे को लाने के लिए तुमको भेजा है। वो च्यूल उसको कहता है कि जैसा कि एस रैंक हंटर कोरिया में आया है तो ऑफ कोर्स सर्विलेंस टीम का हंटर यहाँ पर आएगा आपको पिक करने के लिए। वांग डोंग सू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ओह तो तुम अभी भी सर्विलेंस टीम में हो, तो क्या तुम अभी भी चेयरमैन हो, गो गन ही के राइट हैंड मैन। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर उस बूढ़े को वहां से हटाकर सब कुछ अपने हाथ में ले लेता। गो चिल उससे पूछता है कि सर वैसे आपकी प्लानिंग कब तक है यहाँ पर रहने की, जिस पर उसको बताता है कि मैं ज्यादातर समय तक यहाँ नहीं रहूंगा, तो तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। वो चिल उससे कहता है कि तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की और तुम दूसरी जगह चले गए, और अगर तुम कोरिया वापस आए हो तो जरूर तुमको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होगा। तो क्या तुम ई रैंक हंटर सांग जिन वू और डी रैंक के हंटर जिन वो को ढूंढने गए हो, है ना? क्या मैंने सही कहा? वांग डोंग सू से कहता है कि जैसा कि तुम सर्विलेंस एजेंट हो तो तुमको इस चीज के बारे में पहले से ही मालूम था, तो तुमने मेरे से ये क्यों पूछा? तो क्या तुम मेरे को रोकने की सोच रहे हो? क्या ये बात सही है, तुम मेरे को रोकने की सोच रहे हो? वो चिल उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ सर। वांग डोंग सू से कहता है कि वैसे क्या तुम स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? मेरे पास तुम्हारे लिए काफी बेहतरीन डील है और तुमको ज्यादा पैसे भी दिए जाएंगे उस ओल्ड मैन से, जो भी तुमको पे करता है उससे ज्यादा ही मिलेंगे तुमको तो वहाँ पर। वो चिल अपने मन में सोच तो कहते हैं कि एस रैंक हंटर वांग डोंग सू एसोसिएशन ने सस्पेक्ट किया कि तुम्हारे जो ओल्डर ब्रदर था वांग डोंग सुक, उसने डंजन के अंदर बहुत सारे अनगिनत मर्डर किए हंटर्स के। जैसा कि एक छिपकली अपनी पूंछ खुद ही काट लेती है, वैसे ही तुम्हारे ब्रदर के साथ हुआ। पर क्या फर्क पड़ता है, दोनों ब्रदर तो एक जैसे ही हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी जस्ट गेट अपेयर हुआ होता है और इस जगह पर जिनवू उसी गर्ल को लाया हुआ होता है। तो असल में यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सेकंड डिवीजन जो चीफ होता है उसने यहाँ पर सांग जिन वू को विजिट के लिए बुलाया हुआ होता है, और साथ ही में उसका जो डिप्टी मैनेजर होता है वो भी उसके साथ आया होता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ उस गर्ल को यहाँ पर देखते हुए कहता है तुम तो वही स्टूडेंट हो ना जिसको मैंने कल देखा था, जिसपे वो बताते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ अपने मन में सोच तो कहता है कि ई रैंक का हंटर मैंने इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं थी, लेकिन तभी वो अपने मन में दूसरी बात सोचते हुए कहता है कि लेकिन रुको, सांग जिन वू वो भी एक ई रैंक का हंटर है, तो मेरे को कंक्लूजन पर इतनी जल्दी नहीं आ जाना चाहिए। जिसपे व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ उसको बताता है कि ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स कर दी गई हैं। जिन वो अपने मन में सोच तो कहता है ये मेरे को दिखाना चाहता है कि आखिर किस तरीके से ये नए रिक्रूट्स को ट्रेन करता है। ये तो काफी बेहतरीन बात है। ये मेरे को ये सब कुछ दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता है कि आखिरकार किस तरीके से व्हाइट टाइगर गिल्ड का सिस्टम काम करता है और किस तरीके से वो नए लोगों को ट्रेन करते हैं। चीफ उसको बताता है कि मैंने बाकी अदर जो हंटर्स हैं उनको बता दिया कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में जो एरिया है यहाँ पर काफी सारे गेट अपीयरेंस होते हैं, जिस वजह से इस जगह को एक अलग जोन में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर 80% जो घर हैं वो तो बंजर पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। और इस जगह के जो अदर पार्ट्स हैं वो तो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। और एक सी रैंक का गेट अभी जस्ट ओपन हुआ है, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट टूर होगा। तभी पीछे से एक दूसरा हंटर आता है जो कि कहता है कि पहले ही 9 बज चुके हैं, चलो उनको काट पीट के खत्म करते हैं। और ये कोई पिकनिक नहीं है, तुम जानते हो। जिन वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के चीफ से पूछता है कि अब ये कौन बंदा है, जिस पर वो उसको बताता है ये हमारा न्यू ए रैंक का हंटर है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑफेंड हो गया है जब इसको इस बारे में बताया गया कि आप भी यहाँ पर विजिट कर रहे हो, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगा। इसका नाम किम च्यूल है और जैसा कि आप देख सकते हो ये एक टैंक है। वो कहता है कि ए रैंक का हंटर। जिसके बाद वो उसको आगे बताते हैं कि आज का हमारा जो स्ट्राइक स्क्वाड है इसमें टोटल 12 मेंबर्स हैं। उन 12 मेंबर्स में से एक ए रैंक का, 7 बी रैंक के और 4 सी रैंक के लोग हैं। ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स को सी रैंक के हंटर्स के स्क्वाड के साथ जोड़ना ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी जो रैंक्स हैं वो तो ज्यादा है, लेकिन ये सबके सब न्यू हंटर्स हैं। तो हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि इन लोगों को डंजन्स के अंदर कुछ एक्सपीरियंस गेन हो जाए।
जिसपे जिन्वो कहता है कि हाँ फिर भी एक ए रैंक का और 7 बी रैंक के ये तुमको काफी है, चलो ठीक है। जिसपे जिन्वो अपने मन में सोच तो कहता है कि अगर ये रेड काफी ज्यादा इजी हुई तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा कुछ सीख भी पाएंगे इसमें। पर असल में मैं यहाँ पर सॉन्ग यू को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि ये इन हंटर्स को देख सके डंजन के अंदर ई रैंक का हंटर किस तरीके से पावरलेस होता है, शायद ये इसको समझ में आ जाए। तभी यहाँ पर जो डिप्टी मैनेजर होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का, वो सांग जिन्वो से कहता है आप यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक मत करना, आप प्लीज साइड में खड़े रहना, वरना ये पूरी रेड हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। जिसके बाद ये लोग एक एक करके उस डंजन के अंदर जाने लग जाते हैं। जिन्वो जैसे उस डंजन के अंदर एंटर करता है तभी उसको कुछ एहसास होता है। जिन्वो कहता है कि फीलिंग ये तो काफी ज्यादा अजीब है, और ये जो फीलिंग होती है सभी लोगों को हो रही होती है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो चीफ होते हैं वो कहते हैं कि ये जो गेट है इसकी फीलिंग ये काफी ज्यादा अजीब है, ये जो गेट हो रहा है काफी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, यहाँ पर कुछ तो अलग है। और एक सी रैंक के गेट के अंदर यूजली जब एंटर किया जाता है तो इस तरह की फीलिंग तो होती नहीं है। जिन्हों अपने मन में सोचते कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ डेंजर लग रहा है, हमको यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ होता है वो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर से कहता है कि जल्द से जल्द मेन स्ट्राइक स्क्वाड से कांटेक्ट करो, जल्द से जल्द करो। हम लोग जिन्वो को देखते हैं तो असल में यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के डिप्टी मैनेजर और चीफ इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी लोग जो होते हैं उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिन्वो भी चला जाता है उस डंजन के अंदर, जिसपे अभी दोनों यहाँ पर आपसे बात करने जाते हैं अब हम लोग क्या करना चाहिए। डिप्टी मैनेजर चीफ से पूछता है कि चीफ अब आप क्या कर रहे हैं। चीफ उसको बताता है जैसा कि मिस्टर सांग जिन वो भी गेट के अंदर चले गए हैं तो मैं मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कॉल ना करते हुए मैं डायरेक्टली हमारे मास्टर को ही कॉल कर रहा हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मास्टर को कॉल करता है, वो अपने मास्टर को बताता है कि एक रेड गेट ओपन हो गया है। जिसकी बात सुन के उसके मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक सी रैंक के गेट के अंदर एक रेड गेट कैसे ओपन होता है, वहां पर कैसे आ गया रेड गेट। और जैसा कि तुम अगर कह रहे हो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे को वहां पर खुद ही आना पड़ेगा। तो दोस्तों असल में ये होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर एस रैंक हंटर बिग यूनहो। इसके बाद अगली सीन में हम लोग मिस्टर च्यूल और वांग डोंग सू को देखते हैं जो कि कार से कहीं पे जा रहे होते हैं। वांग डोंग सू मिस्टर च्यूल से पूछता है कि वैसे मेरे भाई के फ्यूनरल पे क्या हुआ। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि आपके ब्रदर की जो प्रोफाइल थी वो लो रखी गई थी, साथ ही में हम लोग को उसकी बॉडी भी नहीं मिली, तो क्या आप उसके कब्र पे जाना चाहेंगे। जिस पर वो साफ साफ उसको मना करता है और कहता है कि मेरे को मरे हुए के पास जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो इंटरेस्ट इस चीज में है जो कि मेरे ब्रदर ने जिन कचड़ों को पीछे छोड़ दिया है। तो वो यहाँ पर सांग जिन वू और उसके साथ ही बात कर रहा होता है। जिसपे मिस्टर च्यूल उसको पूछते हैं तो फिर मैं आपको कहाँ पर लेकर चलूं। वांग डोंग सू से बोलता है क्या कहाँ पे मतलब, अरे मेरे को डंजन में ले चलो। ऑफ कोर्स यार मेरे को डंजन के पास ले चलो, मेरे को उन लोगों को ढूंढना है और अगर वो लोग हंटर्स हैं तो वो लोग वहीं पर मिलेंगे। मिस्टर चिल्स को बताते हैं कि वैसे साउथ कोरिया में काफी सारे डिफरेंट गेट्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिरकार वो कहाँ रहते हैं। वांग डोंग सू से कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पर 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। और अपना वो फोन निकालकर उसमें मैप के थ्रू देखने लग जाता है। वो कहता है कि ई रैंक सांगजिन वू, ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट अभी अभी किसी डंजन में एंटर किया है। वैसे अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुमको याद दिलवा दूं कि डंजन्स के अलग रूल होते हैं और उसके ऊपर जो हमारे सोसाइटी के लॉज होते हैं वो अप्लाई नहीं होते। और आशा है कि मैं जो तुमको कह रहा हूँ वो तुमको समझ आ रहा है। जिसके बाद उसको काफी गुस्से में कहता है और कहता है कि अपने काम से मतलब रखो, मैं उन लोगों के साथ डंजन के अंदर क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ वो मेरी चॉइस है, समझे तुम। मिस्टर च्यूल भी उसके जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है जैसी आपकी मर्जी सर। दूसरी तरफ सांग जिन वू और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर डंजन के अंदर आ गए होते हैं। तो बेसिकली ये लोग एक दूसरे डायमेंशन में आ गए होते हैं, जिसको देखने के बाद यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उसके साथ आए होते हैं सांग जिनवू के साथ, वो कहते हैं कि आखिरकार हम लोग हैं कहाँ। और वैसे भी ये चीज डंजन जैसी तो दिखाई दे ही नहीं रही है, साथ ही में जो गेट है वो भी डिसअपियर्ड हो गया है। जिनवू अपने मन में सोचते कहता है कि आसपास मेरे को कुछ भी अजीब चीज सेंस नहीं हो रही है, कहीं गेट हम लोगों को कोई दूसरे डायमेंशन में तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर गया है। तभी सांग जिन वू जिस गर्ल को अपने साथ लाया होता है उसकी तरफ बहुत तेजी से एक तीर आती है, लेकिन सांग जिन वू उसको रोक लेता है। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो भी इस चीज देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों पर भी अटैक हुआ होता है। वो कहते हैं अरे वो देखो पेड़ के ऊपर कोई है, लगता है वही लोग हैं जो हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि उन लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। तो असल में ये लोग आइस एल्फ्स होते हैं। जिनवू जो कि उन लोगों को देख लेता है, उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि आइस एल्फ्स, मैं इनके प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया क्योंकि ये लोग मेरे से काफी ज्यादा दूर हैं। जिनवू बताता है कि वो लोग जो कि इन टाइप के क्रिएचर से कभी भी एनकाउंटर नहीं हुए हैं वो लोग इसको आइस एल्फ्स कहते हैं, लेकिन वो हंटर्स जो कि इन लोगों के साथ लड़े हैं वो इन लोगों को दूसरे नाम से कहते हैं। लेकिन इनका जो दूसरा नाम है इन क्रिएचर्स का वो इनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि इनके जो दूसरे मेथड होते हैं हंटर्स को मारने के वो काफी ज्यादा ब्रूटल होते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है आइस स्लेयर्स। इस तरफ हम लोग डंजन के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। वो उस गेट के अंदर जो रेड गेट होता है उसमें अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंटर नहीं कर पा रहे होते हैं। जिस पर वो कहते हैं ये अच्छी चीज नहीं है। और मेरे को तो ये समझ में आ ही नहीं रहा है कि आखिरकार एक सी रैंक के गेट में इस तरीके से काम कैसे हो गया। जिसपे व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर से पूछता है कि क्या तुमने एसोसिएशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जिसपे वो बताता है कि हाँ हमने कोशिश की थी, लेकिन वो लोग सिर्फ हमसे यही पूछे जा रहे थे कि क्या सच में वो एक सी रैंक गेट ही था ना। जिसकी बात सुन के व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि अरे नहीं। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रेड गेट जो होता है वो सिर्फ हाई रैंक के डंजन्स में ही अपेयर होता है और इस गेट के दूसरी तरफ एक दूसरा ही वर्ल्ड होता है, लेकिन ये जो माना वेव्स को एमिट कर रहा है निकाल रहा है ये तो सी रैंक के डंजन के बराबर ही लग रही है।
लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है मेरे सामने जो गेट है ये कम से कम बी रैंक का तो होना ही चाहिए, और अगर हम लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई तो ये ए रैंक का गेट हो सकता है, और शायद उससे भी ज्यादा। जिसपे डिप्टी मैनेजर जो होता है वो यहाँ पर उनसे पूछता है क्या हम लोग को एक बार और माना मीटर का इस्तेमाल करके माना वेव्स को मेजर करना चाहिए। जिसपे मास्टर उसको कहते हैं कि जैसा कि गेट पूरी तरीके से रेड हो चुका है, साथ ही में किसी भी प्रकार की कोई भी माना वेव्स को रिलीज नहीं कर रहा है, तो इसको मेजर कर पाना ही नामुमकिन है, और अब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इस गेट की एग्जैक्टली जो रैंक है वो पता लगा सकें। जिसके बाद वो पूछते हैं कि मेरे को ये बताओ कि आखिरकार अंदर कितने हंटर्स हैं, जिस पर उसको बताया जाता है कि टोटल अंदर 12 हंटर्स हैं। जिस पर वो उससे पूछता है कि आखिरकार उनमें से कितने ज्यादा हाई रैंक्स के हैं, जिस पर उसको बताया जाता है कि 12 हंटर्स में से सिर्फ एक हंटर है जो कि ए रैंक का है, जिसका नाम किम च्यूल है, और वो उस टीम को लीड कर रहा है। साथ ही में वहां पर 7 बी रैंक के हंटर्स भी हैं। जिसकी बात सुन के मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं क्या 1 ए रैंक और 7 बी रैंक्स के, और फिर से वो सोचने लगते हैं कि ये जो गेट है ये बी रैंक या ए रैंक का हो सकता है, जहां तक मेरे को लग रहा है। और अगर ये एस रैंक का गेट होता तो पूरी कंट्री में इमरजेंसी अलर्ट हो जाता, पर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मैं इस पॉसिबिलिटीज को यहाँ से तो हटा ही देता हूँ। और अगर ये गेट बी रैंक का है तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स तो चाहिए ही होंगे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। और अगर ये गेट ए रैंक का हुआ तो एक या एक से ज्यादा एस रैंक का हंटर्स इस गेट के अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये गेट ए रैंक या उससे ज्यादा हायर रैंक का हुआ तो समझो हंटर्स मर गए। अगर उन लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वो बच भी सकते हैं, पर कुछ ही बचेंगे उसमें से। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो चीफ होते हैं वो उसको बताते हैं कि उस गेट के अंदर एक और बंदा था जो कि एंटर किया था। जिस पर वो उससे पूछते कि कौन कौन था वो, जिस पर वो उसको बताते हैं कि वो एक हंटर है जिसको कि मैंने अपनी नजरों में रखा हुआ है काफी समय से। जिस पर वो उसकी रैंक पूछते हैं कि बताओ उसकी रैंक क्या है, ए या बी। अपना सर नाम में हिलाता है, जिस पर वो कहते हैं क्या, इसका मतलब वो जरूर एस रैंक का हंटर होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं सर, वो एक ई रैंक का हंटर है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है उसी रेड गेट के अंदर, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के साथ जो 12 मेंबर्स आए हुए होते हैं उनमें से 2 जो मेंबर होते हैं वो तो मारे गए होते हैं। जिनको अपने मन में सोचते कहता है कि इन लोगों के निशाने काफी ज्यादा बेहतर है। इन लोगों ने सबसे पहले हमारे जो स्ट्राइक स्क्वाड था उसके 2 मेंबर्स जो कि सबसे ज्यादा कमजोर थे उनके ऊपर टारगेट किया। जिन्हों के हाथ में एक तीर होती है उसको तोड़ते हुए जिन्हों कहता है कि तुम लोगों को मैं अपने इन दोनों हाथों से ही मार दूंगा। तभी इन लोगों के साथ जो ए रैंक का हंटर आया हुआ होता है जो कि इनका लीडर भी होता है, वो यहाँ पर आकर इन सभी लोगों को कहता है अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चीज को नोटिस नहीं किया है तो मैं तुमको बता दूं कि अभी हम लोग इस समय रेड गेट के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस डंजन के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है जब तक कि हम सभी मारे ना जाएं या ये डंजन खुद ही ब्रेक ना हो जाए। जिसकी बात सुन के यहाँ पे जो बाकी हंटर्स होते हैं कहते हैं क्या ये एक रेड गेट है। जिन्हों के साथ जो गर्ल आई होती है वो इससे पूछती है सर ये रेड गेट क्या होता है। जिसपे जिन्वू उसको बताता है कि ये एक स्पेशल प्रकार का गेट होता है जो कि एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट कर देता है, और अगर एक बार तुमने रेड गेट के अंदर अपने पैर रख दिए तो तुम बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से अलग हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि बाहर की दुनिया से तुम्हारे लिए कोई भी मदद नहीं आ सकती है, और तुम इस डंजन से बाहर तब तक नहीं जा सकते हो जब तक कि तुम यहाँ के जो बॉस है उसको हरा नहीं देते या डंजन खुद ही ब्रेक नहीं हो जाती। और अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी यहाँ पर जो ए रैंक का हंटर होता है वो यहाँ पर इन लोगों को फिर से कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने बारे में एक बार और बता देता हूँ। और जैसा कि सबको ये बात पता लग चुकी है कि हम लोग एक रेड गेट के अंदर एंटर हो गए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये श्योर करूँ कि हम सभी लोग यहाँ से सुरक्षित वापस जा सकें। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये भी बता दूं कि मैं आप लोगों को कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। हम लोग को इस डंजन को ब्रेक करने में महीने भी लग सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं है कि हम लोग कब तक सर्वाइव करेंगे। और इस रेड गेट की मिनिमम जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो बी रैंक का होगा, और इस जैसे खतरनाक जगह पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मैनेज कर सकें एक सिंगल यूनिट रहकर। तो हम लोग यहाँ पर 2 टीम बना लेते हैं अलग अलग। अगर हम इसी जगह पे रहें तो या तो हम लोग जम के मर जाएंगे, और या तो हम लोग को वो क्रिएचर्स यहाँ पर दोबारा आकर खुद अपने हाथों से मार देंगे। और अगर तुम में से कोई भी मेरी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो मैं ये जो डंजन है अपने दम पर ही क्लियर कर दूंगा। तो तुम लोगों में से कौन कौन मेरे साथ आना चाहेगा। जिसपे काफी सारे लोग कहते हैं हाँ हाँ मैं भी आऊंगा मैं भी आऊंगा, लेकिन वो काफी सारे लोगों को मना करता है और कहता है कि तुम में से जो भी सी रैंक या उससे नीचे का हंटर है वो मेरे साथ नहीं आएगा। इसके बाद वो उन लोगों को बताता है कि रेड गेट के अंदर एक दिन 1 घंटे के बराबर होता है रियल लाइफ में, यानी कि अगर रियल लाइफ में सिर्फ 1 घंटे बीते हैं तो रेड गेट के अंदर 1 दिन बीत चुके होंगे। अगर बेकार से भी बेकार हुआ तो हम लोगों को महीने लग जाएंगे बॉस को हराने में। और इस प्रकार के सर्कमस्टांसिस में मैं किसी भी प्रकार के एक ऐसे लोग को अपने साथ नहीं ले जाना चाहूंगा जो कि एक डेड वेट की तरह हो। लेकिन उसको ऐसा कहते ही बाकी जो हंटर्स होते हैं सी रैंक के वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम हमको डेड वेट कह रहे हो। जिस पर उसको कहता है कि तुम लोग उदास मत हो, जब हम लोग बॉस को हराकर वापस आएंगे अगर तुम तब भी जिंदा होगे तो चिंता मत करो, हम भी तुमको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तभी उन लोगों के साथ में जो एक गर्ल हंटर आई हुई होती है वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहूंगी बल्कि मैं इन लोगों के साथ जाना चाहूंगी। जिस पर वो भी कहता है कि चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद यहाँ पर उनको लीडर होता है वो उनको कहता है कि इस लड़की के जाने के बाद यहाँ पर एक जगह खाली हो गई है तो तुम में से कोई एक हमारे साथ चल सकता है। तो यहाँ पर ये जो गर्ल हंटर होती है वो वहां से जाते वो बोलती है हम लोगों के ऊपर एरो शूट की गई, ये उस एरो तक को नहीं देख पाया। तभी वो जिन्हों से बोलती है कि तुम असल में ई रैंक कर तो नहीं हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है वो व्हाइट टाइगर गिल्ड जो मास्टर होता है, तो यहाँ पर जो मास्टर है इसका नाम मिस्टर बेक है। तो मिस्टर बेक को बताता है
कि मैंने इस चीज को काफी समय से सीक्रेट रखा था क्योंकि मैं सांग जिन वू का ट्रस्ट जीतना चाहता था, लेकिन मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि उसका रीअवेक्ड हुआ है। मिस्टर बेग उससे कहते हैं कि सही में, जिसकी बात सुनने के बाद चीज भी थोड़ा सा यहाँ पर शक करता है अपने ऊपर, कहता है कि वैसे उसने मेरे को कभी भी एक क्लियर आंसर नहीं दिया कि उसका रीअवेक्ड हुआ है। तो वो उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ बस इसको तुक्का ही कह सकते हैं, मतलब ये मेरा मानना है। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर बेग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम एक ही इंसान है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो है किम च्यूल। वो भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मिस्टर बेग, आप समझ नहीं पा रहे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अगर आप सांग जिन वू को एक्शन में देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। तभी यहाँ पर सर्विलेंस टीम का फर्स्ट डिवीजन का जो मैनेजर होता है, जो सांग चैन, वो यहाँ पर आता है। वो यहाँ पर मिस्टर बेग से कहता है कि वो जो ए रैंक का हंटर उन लोगों के साथ गया है, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, परफॉर्मेंस, वो काफी बेहतरीन है। मैं किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने सुना कि एक ई रैंक का हंटर जिसका रीअवेक्ड हुआ था, क्या मैंने सही सुना था ना? और मेरे ओपिनियन में वो जो ए रैंक का हंटर है वो मोर क्वालिफाइड है एक ऐसे इंसान से जिसका कोई भी नाम नहीं है और उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड सेकंड डिवीजन का जो चीफ होता है वो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अंत में पता चल ही जाएगा कि कौन सही है। और तभी इन लोगों के पास वांग डोंग सू और मिस्टर चियोल आते हैं। वांग डोंग सू उन सभी लोगों को यहाँ पर देखकर कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसको देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वांग डोंग सू आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस्टर बेग उससे पूछते हैं कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस से आया हूँ, मेरा कोई काम है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मिस्टर बेग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि तुम इस समय हमारे स्टेट में हो तो तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर कोरिया में क्या बिजनेस करने के लिए आए हो, आखिरकार तुम यहाँ पर करने के आए हो। जिस पर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बस अपने आप से कुछ पूछ रहा था, क्या तुम मेरे को बताओगे आखिरकार क्यों तुमने एक ई रैंक के लूजर, एक ई रैंक के हंटर को रिक्रूट किया है? मिस्टर बैग कहते हैं क्या ई रैंक, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जिस पर वो उससे कहता है कि मैं सांग जिन वू के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अभी जस्ट गेट के अंदर एंटर किया है। मिस्टर बैग भी सांग जिन वू का नाम सुनते कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या वांग डोंग सू, इसको भी इसके बारे में पता है क्या? और तभी वांग डोंग सू जो होता है वो गेट के पास जाता है। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और तब उसको पता चलता है। वो कहता है क्या ये तो एक रेड गेट है। और इस तरफ हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सांग जिन वू और यहाँ पर जो दूसरा ए रैंक का हंटर होता है उन लोगों की अलग अलग टीम बन गई होती है। तो जिनवू की जो टीम होती है उसमें सभी सी रैंक के हंटर होते हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़ के जो कि अभी भी आई थी, जो कि बी रैंक की हंटर है। और ये लोग अब एक दूसरे को गुड लक बोल के अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। हम लोग जिनवू और उसके टीममेट्स को देखते हैं। यहाँ पर जो लड़की होती है वो यहाँ पर जिनवू से पूछती है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तुम्हारी रैंक क्या है? जिनवू कहता है क्या मेरी रैंक जान के क्या करोगी? वो लड़की अपने मन में सोचते हुए कहती है ये बंदा कम से कम ए रैंक का तो होगा ही, नहीं 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 शायद उससे भी ज्यादा। और डंजन के दूसरी तरफ हम लोग जो ए रैंक का हंटर होता है उसके और बाकी उनके जो दोस्त होते हैं उनको देखते हैं। वो लोग एक जगह पहुंचने के बाद कहते हैं कि हम लोग अभी यहीं पर रुकेंगे और ये जो फॉरेस्ट है ये आइस बियर्स टेरिटरी है। तो इन लोगों का जो लीडर होता है ए रैंक का हंटर, वो कहता है कि ऐसा लगता है कि एक ई रैंक के हंटर की वजह से बाकी इनोसेंट लोगों की जान जाएगी। तो वो असल में यहाँ पर सांगजुन वो उसकी टीम की बात कर रहा होता है। तभी उसका साथी कहता है कि आखिरकार हम एक ई रैंकर से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिली होगी। तभी उन लोगों के सामने कोई चीज आती है। तभी जो ए रैंक का हंटर होता है वो उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। इसके बाद अगले सीन में हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर बेग जो होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और अपने मन में सोचते हुए कहते हैं आखिरकार ये सभी लोग सांग जिनवू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ए रैंक का हंटर किम चुल और उसकी टीम के ऊपर काफी सारे आइस बियर अटैक कर देते हैं, लेकिन किम उन सभी आइस बियर को अकेला ही मार देता है, जिनको देखने के बाद उसके जितने भी साथी होते हैं वो कहते हैं कि ये सभी ए रैंक के थे, ये काफी ज्यादा पावरफुल आइस बियर थे और किम चुल ने इनको अकेला ही मार दिया। किम भी अपने मन में सोचते कहता है कि मेरे को लगता है मैं इतना ज्यादा ताकतवर तो हुई कि मैं थोड़े बहुत आइस बियर को अपने दम पर संभाल सकता हूँ। उसके जो टीम के बाकी साथी होते हैं वो कहते हैं कि खाने का बंदोबस्त तो हो ही गया है, हम लोगों को कुछ दिनों तक तो खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम लोगों ने काफी बेहतर स्टार्ट किया है। किम उन सभी लोगों को कहता है कि तुम लोग किस चीज की बात कर रहे हो, जब तक कि हम इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं चले जाते हैं खतरा तब तक रहेगा, हम लोगों के ऊपर खतरा रहेगा ही रहेगा। किम अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इन सभी में मैं सिर्फ इकलौता ही ताकतवर हूँ जो कि इन बीस्ट को संभाल सकता है, और दूसरी टीम उनका तो अभी तक खाना भी बन चुका होगा। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू और उसकी टीम को देखते हैं। जिनवू की टीम में जो बी रैंक की गर्ल होती है वो कहती है कि रुको, हम लोग को इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जिसपे जिनवू उससे पूछता है कि क्यों, आखिरकार हम लोग को आगे क्यों नहीं जाना चाहिए। वो गर्ल उसको बताती है तुमको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर देखो एक टेरिटोरियल मार्किंग है, इसका मतलब ये है कि इसके आगे आइस बियर का पूरा एंटायर जो फॉरेस्ट है वो पूरा आइस बियर का है, तो हम लोग को यहाँ से जल्द वापस चले जाना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर और भी यहाँ रुकते हैं तो यहाँ पर काफी सारे मैजिक बीस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसपे जिनवू उससे कहता है कि अच्छा तो ये जो एरिया है वो पूरा आइस बियर का है, तो तुम यही कहना चाहती हो। जिसपे वो लड़की अपने मन में सोचते हो कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। जिसके बाद वो लड़की जिनवू से कहती है कि हाँ इसीलिए हम लोग को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। फिर जिनवू उससे कहता है तो मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, हम लोग को फॉरेस्ट के और भी अंदर जाना चाहिए। जिसपे वो लड़की ऊपर गुस्सा करते हो कहती है क्या तुम समझने में क्या कहना चाहती हूँ, तुम सुन भी रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैंने क्या बोला, अगर हम लोग और भी आगे गए तो हम लोग मारे जाएंगे, तुम क्या मरना चाहते हो। जिसपे जिनवू उससे कहता है कि जैसा कि जो पूरी टेरिटरी है ये बियर टेरिटरी है, इसका मतलब ये है कि हम जितना भी अंदर इस फॉरेस्ट के अंदर जाते जाएंगे हम लोगों को आइस बियर के अलावा
अलावा किसी और से डरने की जरूरत नहीं है और इन आइस बियर को हम लोग काफी अच्छे हैंडल कर सकते हैं अगर तुलना की जाए उन आइस एल्फ से जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। जिसपे वो जो गर्ल हंटर होती है वो भी सोचती है आखिरकार मैंने इस चीज के बारे में क्यों नहीं सोचा। फिर जिन वो अपनी इन्वेंटरी चेक करता है तो वहाँ पे काफी सारे क्लॉथ होते हैं विंटर के, तो उनमें से वो कुछ जो विंटर के क्लॉथ होते हैं वो निकाल के अपने साथियों को देता है और उन लोगों को कहता है कि ये पहन लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैजिक बीस्ट से फाइट करने से पहले ही तुम लोग यहाँ पर फ्रीज होकर मर जाओ। सभी लोग देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्हो ने यहाँ पर अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके उन लोगों को क्लॉथ ला कर दिया है। उसके जो टीममेट होते हैं वो यहाँ पर बात करते हैं, तो उनमें से जो एक टीममेट होता है वो कहता है कि मेरे को तो लगा था सिर्फ स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके 2 या 3 आइटम वो भी लो रैंक के ही समन किए जा सकते हैं, तो आखिरकार किस तरीके से इतने सारे आइटम्स को समन कर पा रहा है। दूसरा लड़का होता है वो भी काफी ज्यादा चीज देख के हैरान होता है। जिन्हू जिस गर्ल को अपने साथ लाया हुआ होता है वो जिन्हू से पूछती है कि ये सब क्या है। जिन्हू उसको बताता है कि इन सब चीजों में मैं तुमको ले आया तो मैं अब तुमको प्रोटेक्ट भी करूंगा, इसके बदले में तुम मेरे से कोई सवाल मत पूछना। और वो बाकी सभी लोगों को भी जो भी उसके टीममेट होते हैं उन सभी से भी कहता है कि बाकी सभी लोगों के लिए भी यही सेम चीज अप्लाई होती है और मेरे से किसी चीज की उम्मीद भी मत रखना, और उन लोगों को चुप रहने का इशारा करता है क्योंकि जिन्हू को यहाँ पर किसी चीज के आने का एहसास हो रहा होता है। तभी यहाँ पर जिन्हू देखता है कि उसके सामने बहुत बड़ा आइस बियर आ गया होता है, जिसको देखने के बाद जिन्हू के जो टीममेट्स होते हैं बाकी सभी वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि हमको आइस बियर से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो हाई रैंक का बीस्ट है। उनकी टीम में जो बी रैंक की हंटर गर्ल होती है जो कि असल में मेज होती है वो कहती है कि तुम सभी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम सभी लोग यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढो। अभी जिन वो आगे आता है और उसको पीछे करते हुए कहता है कि इसको मैं संभाल लूंगा। जिसको लड़की कहती है क्या तुम क्या कर रहे हो। जिन वो उसे कहता है कि ये सब कुछ मेरे को करने दो, मैं जितने भी यहाँ पर मैजिक बीस्ट आएंगे उन सभी को अपने दम पे हरा दूंगा। वो लड़की उससे कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, ये जितने भी आइस बियर हैं ये हाई रैंक के बीस्ट हैं। जिनवू जो कि यहाँ पर मन बना चुका होता है आइस बियर से लड़ने का, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। इन सभी को मारने के बाद में वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और मैं उनको खो नहीं सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं स्वैप टाइटल को भी ले सकता हूँ। जिसके बाद जिन्वो एक बहुत बेहतरीन जंप मारता है और उड़ते हुए जाता है और अपने हाथ से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरा जो करंट लेवल है अगर मैं इसमें टाइटल इफेक्ट को जोड़ दूं तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको अपने हाथों से ही हरा सकता हूँ। और उस बीस्ट के ऊपर ये बहुत तेजी से पंच हिट करता है जिसकी वजह से वो मैजिकल बीस्ट आइस बियर मारा जाता है। जिसको देखकर जिन्वो के जितने भी टीममेट्स होते हैं उनकी तो हालत ही खराब होती है, वो तो विश्वास नहीं कर पा रहे होते मेरी आंखों के ऊपर। उन लोगों की तो बस बोलती बंद हो गई होती है, बस वो सब देख रहे होते हैं आंख फाड़ फाड़ के, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। वो सभी के सभी अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सोच रहे होते हैं कि इस बंदे ने सिर्फ एक ही हिट में आइस बियर को खत्म कर दिया। जिन्वू जो कि आइस बियर को मारने के बाद साइड में बैठा हुआ होता है वो कहता है कि मेरे को काफी सारे यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट मिले क्योंकि एक हाई रैंक का बीस्ट था। जिन्वू के टीममेट उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। जिसके बाद हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर बेक वांग डोंग सू से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सांग जिन्वू के लिए आए हो, आखिरकार तुमको उससे काम क्या है। वांग डोंग सू उससे कहता है कि तुमसे इसको कोई मतलब नहीं है, मैं बस उसके साथ कुछ फन करना चाहता हूँ। मिस्टर बेक उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो भी काम हो यहाँ पर, लेकिन इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सामने रेड गेट है और हमको तो ये भी नहीं मालूम कि रेड गेट के अंदर उन लोगों के ऊपर कौन कौन से क्रिएचर्स अटैक कर रहे होंगे। पता नहीं वो लोग जिंदा भी होंगे या मर गए होंगे, लेकिन उनके जिंदा रहने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। वांग डोंग सू से कहता है कि मैं चाहता था कि मैं इसके अंदर जाऊं और खुद ही देखूं कि वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन जैसा कि एक रेड गेट है तो मैं इसके अंदर जा नहीं सकता हूं जब तक कि डंजन खुद ही ब्रेक ना हो जाए। मिस्टर च्यूल वांग डोंग सू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं सांग जुन वू तुमको अपने आप को लकी मानना चाहिए क्योंकि वांग डोंग सू भी इस रेड गेट के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद हम लोग फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सांग जुन वू की जो टीम होती है सबके सब वो सभी लोग आइस बियर का मीट खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो बी रैंक की मेज हंटर होती है उसका नाम पार्क हेजिन होता है। जिनवू और उसकी सिस्टर की जो फ्रेंड होती है ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसकी सिस्टर की फ्रेंड जिनवू से पूछती है कि क्या जिन्हा घर पे हर समय पढ़ती ही रहती है, मेरे को उसने कहा था दीवार के ऊपर डिक्शनरी में से काफी सारे पेजेस चिपका रखे हैं और वो उन वर्ड्स को याद करती है, वो काफी ज्यादा मेहनत करती है। जिसपे जिनवू उसको बताते कि अरे नहीं वो बाकी जो अदर टीनेजर्स होते हैं उनकी तरह ही है, वो सुबह उठती है खाना खाती है मौज मस्ती करती है और फिर शाम को जाके बेड पे सो जाती है। जिस पर वो उससे कहती कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर वो ऐसा करती तो आखिरकार उसके ग्रेड्स इतने ज्यादा बेहतरीन कैसे हैं। जिनवू भी कहता है कि हाँ मैं भी इस चीज पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुमको बता दूं जब वो मिडिल स्कूल में थी तो वो सिर्फ आती थी घर पर और गेम खेलती रहती थी। जिनवू के जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग के ऊपर आइस बियर ने अटैक कर दिया था और तुम जिनवू की शक्ल देखो उसके ऊपर तो कुछ भी मतलब असर ही नहीं है और उसने सारे जो इतने भी हाई रैंक के आइस बियर थे उसको अपने हाथों से ही हरा दिया। जिनवू भी खाना खाने के बाद खड़े होकर वहां से जाने लगता है, जिस पर हेजिन उसे पूछती है कि आखिरकार आप तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिनवू उसको बताता है कि मैं थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पर एक्सरसाइज करोगे इस गेट के अंदर। जिनवू उससे कहते हैं कि हाँ अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जिसकी बात सुनने के बाद उसके टीममेट्स जो होते हैं वो कहते हैं ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है। इसके बाद हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर आकर यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहा होता है। जिनवू अपने आप से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं स्ट्राइक स्क्वाड को यहाँ पर छोड़ के पेनल्टी जोन में चला जाऊँ, इसलिए मेरे को अपने जितनी भी एक्सरसाइज है आज की जितनी भी क्वेस्ट है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और जिनवू जब यहाँ पर एक्सरसाइज कर ही रहा होता है तभी उसके सामने और भी काफी सारे मैजिक बीस्ट आ
जाते हैं। जिनवू उन सभी लोगों को देखने के बाद कहता है कि तुम्हारे नंबर तो मेरे को सेम लग रहे हैं जितने को मैंने पहले मारा था, चलो फिर अब आ जाओ। और फिर जिनवू उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सबको मार देता है। साथ में जिनवू ने इस बार अपने शैडो सोल्जर का भी इस्तेमाल किया होता है। जिनवू उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने जितना सोचा था मेरे शैडो सोल्जर तो उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं, पर जिनवू जब इनका इस्तेमाल करता है तो उसकी माना भी यहाँ पर कम होती है। और तभी यहाँ पर जिनवू देखता है कि उनके पीछे से एक और बहुत बड़ा आइस बियर आ जाता है, जिसको देखने के बाद जिनवू कहता है अच्छा तो तुम कहीं इनके बॉस तो नहीं हो। और वो आइस बियर जिनवू के जितने भी यहाँ पर शैडो सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है और उन सभी को खत्म करता है। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर थोड़े से और शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बन ही नहीं पा रहा होता है। जिनवू को उसका सिस्टम नोटिफिकेशन देके बताता है कि तुम्हारी जो माना है वो खत्म हो चुकी है और इस वजह से शैडो सोल्जर्स को रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर सबसे ज्यादा ताकतवर इग्रीस को बुलाता है और इग्रीस जो होता है उस बियर को पूरी तरीके से खत्म करता है। साथ ही में उसके आसपास जितने और भी बियर होते हैं उन सभी को भी मार देता है। जिनवू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि असल में ये मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, बहुत बेहतरीन काम। जिसके बाद जिनवू वहाँ पर जो आइस बियर्स होते हैं उनके पास जाता है और उनको भी यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड कर लेता है। जिनवू यहाँ पर काफी सारे आइस बियर को शैडो बीस्ट बना लेता है। इसके बाद फिर से हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर बेग जो होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर कितना ज्यादा समय बीत गया। उनको बताया जाता है कि लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं सर। तो इसका मतलब ये है कि गेट के अंदर 3 दिन बीत चुके हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ कहता है कि आखिरकार अंदर कितने लोग जिंदा होंगे। मिस्टर बेग उससे कहते हैं कि अब पता नहीं कितने लोग बचे होंगे, क्योंकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। अगर अंदर बहुत तेज धूप हुई उन लोगों का स्किन जल जाएगा, अगर अंदर बहुत तेज कोल्ड हुआ, बहुत तेज सर्दी हुई तो वो लोग जम जाएंगे, या और भी उनके ऊपर पॉइजनस इंसेक्ट अटैक कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कमजोर होगा वो पहले मारा जाएगा। और अगर उनमें से कोई एनवायरनमेंट को मैनेज कर लेता है फिर भी उन लोगों को फूड की जो जरूरत होगी ही। और जैसा कि जो गेट है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का है, तो लो रैंक के हंटर्स के तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और वो हंटर्स जो कि सी रैंक या उससे नीचे के हैं वो सभी लोग तो अभी तक मर भी चुके होंगे। वांग डोंग सू ये बात सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब ये है कि सांग जुन वू भी जरूर मर चुका होगा। यहाँ पर आना सिर्फ एक टाइम वेस्ट था। जिसके बाद वांग डोंग सू मिस्टर बेग से कहता है कि मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मेरे को ये बताओ जब सांग जुन वू व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है ही नहीं तो फिर वो गेट के अंदर क्यों एंटर किया। जिसकी बात सुन के मिस्टर बैक और बाकी सभी लोग भी थोड़ा सा हैरान होते हैं। जिस पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो चीफ होते हैं वो यहाँ पर उसको बताते हैं कि उसने मेरे से पूछा था अगर वो सी रैंक के रेड में पार्टिसिपेट करता है तो क्या उसको काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, और इसी वजह से वो वहाँ पर चला गया। लेकिन वांग डोंग सू का कुछ अलग ही मूड था। वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के चीफ के ऊपर शक कर लेता है, उसके पास काफी तेजी से जाता है, उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहता है बताओ तुम मेरे से क्या छुपा रहे हो, तुम मेरे से जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, बताओ फटाफट तुम क्या छुपा रहे हो। मिस्टर बेग भी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं। वो वांग डोंग सू का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मेरे एम्प्लॉय को छोड़ो। वांग डोंग सू उससे कहता है कि क्या तुमने मेरे को अभी ऑर्डर दिया। चीफ भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो 2 एस रैंक के हंटर्स ही आपस में भिड़ जाएंगे। फिर से हम लोग डंजन के अंदर किम चुल और उसकी टीम को देखते हैं, जिनके ऊपर एक दूसरा अलग बीस्ट अटैक कर देता है। किम के सामने ही उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सभी मर रहे होते हैं। किम अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को टॉप क्लास की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि मैं अपने गिल्ड में एक टॉप हंटर बन सकूं, तो आखिरकार मैं इन लोगों से कैसे हार सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को सब कुछ करना ही होगा। उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं वो सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं कि स्क्वाड के लीडर हमको बचाओ, लीडर हमको बचाओ, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर आइस स्लेयर्स आगे होते हैं और वो यहाँ पर जितने भी उसकी टीममेट्स होते हैं उन सभी को मार देते हैं। वो भी इन लोगों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि अभी तो हमारे ऊपर आइस बियर अटैक्स कर रहे थे और उसके बाद आइस स्लेयर, जिनको देखने के बाद किम काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद किम अपने सामने देखता है, वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने काफी सारे बियर्स मरे पड़े हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अच्छा तो इसीलिए जब से हम फॉरेस्ट के अंदर एंटर हुए हैं तब से हम लोगों को ज्यादा बियर्स नहीं मिले। लेकिन आखिरकार इन लोगों को मारा किसने है? क्या दूसरी टीम्स ने इन लोगों को मारा है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो उन लोगों के बस की बात तो नहीं है, ये जरूर आइस स्लेयर्स ने किया होगा। इसका मतलब आसपास आइस स्लेयर्स हैं। फिर से वहां से आगे भाग जाता है। डंजन के बाहर मिस्टर बेग और वांग डोंग सू ये दोनों तो फाइट के मूड में होते हैं। मिस्टर बेग कहते हैं कि लगता है कि तुम फाइट करना चाहते हो। वांग डोंग सू भी कहता है कि अच्छा तो तुम क्या मेरे को हरा दोगे, और फिर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। बाकी सभी लोग होते हैं यहाँ पर, वो देखकर काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी इन लोगों की फाइट के बीच में मिस्टर चियो आ जाते हैं। वो उन दोनों को रोक देते हैं और उन दोनों से कहते हैं अगर तुम दोनों लास्ट मोमेंट पे मेरे रोकते ही नहीं रुके होते तो मेरे दोनों आर्म्स ही टूट जाते। जिसके बाद मिस्टर चियो उन लोगों को बताते हैं कि मैं ही वो पहला इंसान था जिसने सांग जुन वू के ऊपर शक किया था कि उसका रीअवेकिंग हुआ है। ये सब कुछ 2 महीने पहले के आसपास हुआ था और इसी वजह से मैंने मार्टना मीटर का इस्तेमाल करके उसकी रैंक को मेजर किया था, लेकिन रिजल्ट सेम ही आया, वो एक ई रैंक का था। जिसकी बात सुन के व्हाइट टाइगर चीफ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो नामुमकिन है। मिस्टर चिलो अपनी बात फिर से कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि काफी ज्यादा शर्म की बात है कि हंटर वांग डोंग सुक मारे गए, लेकिन सांग जुन वू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि वो पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को ही खत्म कर सके। वांग डोंग सू से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, अगर उन लोगों ने ट्रैप भी यहाँ पर बिछाया होता तो जहां तक मेरे को लगता है जिसने कि उन सबको मारा होगा वो जरूर योनजिन कंस्ट्रक्शन का बेटा होगा। तो वो यहाँ पर योजिन की बात
बात कर रहा होता है। चीर उससे कहता है कि सर अगर आपको पहले से ही पता था और आपको उसके ऊपर शक था तो आखिरकार आप ये सब कुछ सांग जिनवो के ऊपर ही क्यों कर रहे थे। वांग डोंग सू से कहता है क्योंकि उसने किसी को मारने की कोशिश की। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है यहाँ पर जो भी हुआ अभी उसको भूल जाओ, तुमने मेरे जोश को खत्म कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वांग डोंग सू वहाँ से जाते जाते बाकी जो 3 लोग वहाँ पर होते हैं उन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या क्या देख रहे हो तुम लोग, क्या तुमने इससे पहले 2 ऐसे रैंक शो एक साथ नहीं देखा है क्या। लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ जो होता है वो तो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ सिर्फ जो कि सांग जिनवो की कैपेबिलिटीज को जानता है और वही है जो कि वहां से सबको जिंदा लाएगा। और इस तरफ डंजन के अंदर जिनवो की टीम एंजॉय कर रही होती है। दूर खड़ा ए रैंक का हंटर किम उन लोगों को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सभी के सभी तो लो रैंक के हंटर्स है ना, ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। इन लोगों के पास सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं और अगर मेरा हाथ जमा नहीं होता क्योंकि मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया और अगर मैंने अच्छे से खाना खाया होता तो मैं उन आइस एल्फ्स को भी संभाल लेता। इन सभी लोगों ने ये सारे इक्विपमेंट्स अपने पास रख लिए। देखो तो इन लोगों को देखो सही, इन कचड़ों के पास ये सब कुछ सामान आया कैसे। वो उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी बास्टर्ड्स। वो लोग भी किम चुल को यहाँ पर देखकर कहते हैं क्या किम चुल ये यहाँ पर क्या कर रहा है। किम उन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरी पूरी टीम खत्म हो गई क्योंकि उन लोगों को फूड नहीं मिला और इक्विपमेंट्स नहीं मिले क्योंकि तुम लोगों ने उन सबको रख लिया था। और मेरे को काफी ज्यादा डाउट है कि इन सब के पीछे तुम सभी लोग हो और अगर तुम लोग मेरे को ये बता देते हो कि किसने ये सब कुछ किया है तो मैं तुम सभी बाकी लोगों को छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पर 3 तक गिनती गिनूंगा और अगर तुम लोगों ने नहीं बताया कि वो कौन है तो मैं ऐसा सोचूंगा कि तुम सभी हो इनमें शामिल। और फिर वो गिनती गिनना शुरू करता है। सो गाइस इसके बाद काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जैसे वो बोलता है 3 और उन लोगों पर अटैक करने जाता है तभी पीछे से जिनवो आता है और जिनवो बोलता है 4 और उसको एक खींच के उसके सर पे थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से वो बेचारा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। भाई काफी ज्यादा मस्त था ये वाला सीन। जिनवो उससे कहता है कि असल में तुम थे जिन्होंने हम सबको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तो ये बेवकूफ भरी बातें करना बंद करो, तुम अकेले नहीं आए हो, तुम अपने साथ क्यों किसी दूसरे को लेकर आए हो। जिस पर सभी लोग के जो टीममेट्स होते हैं काफी हैरान होते हैं, कहते हैं क्या ये किसी को साथ में लेकर आया पर हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद जिन वो यहाँ पर जो उसके साथ बंदा आया होता है उसको कहता है कि बाहर आ जाओ, अपने आप को छुपाओ मत, मेरे को पता है तुम्हारे जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम छुपा नहीं सकते अपने आप को, मेरे को पता है कि तुम यहीं आसपास हो, अब फटाफट बाहर आ जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आइस स्लेयर आ जाता है जिसने कि यहाँ पर हाइड होने वाली स्किल का इस्तेमाल करके अपने आप को छुपा रखा था। आइस स्लेयर वहाँ पर अपीयर हो जाता है। वो उन सभी से कहता है हाँ ये बात तो सही है, तुम मेरे सभी के सभी तो ट्रैश नहीं हो, तुम सभी कबाड़ा नहीं हो, तुम मेरे कुछ लोग हैं जिनके पास काफी बेहतरीन स्किल है। जिन्हों कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, हम लोग कबाड़ा हैं। आइस स्लेयर जिन्हों की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो जिन्हों से कहता है क्या 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 तुम हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हो। ये बात सुनने के बाद बेचारा जिन्हों भी कंफ्यूज होता है। वो अपने मन में सोचते कहता है कैसे कैसे आखिरकार मैं इन लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर सकता हूँ। ही जिन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हो, कहते जिन्हों तुम तो मैजिक बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहे हो। जिन्हों अपने मन में सोचते कहता है ऐसा सिस्टम की वजह से हुआ होगा। जिसके बाद आइस स्लेयर जो होता है वो जिन्हों से कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो मैं कुछ तुमको दिखाना चाहूंगा, तुमको कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। और तभी उसके पास एक आइस स्लेयर को लाते हुए कहता है तुम दोनों इससे पहले भी मिल चुके हो और यही था जिसने हमको ये इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो बाकी सभी इंसानों में सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये तुमसे एक ड्यूल करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है तुमसे। और वो यहाँ पर इसके आगे कुछ बोल पाता है जिनको काफी तेजी से जाता है और वो जो आइस स्लेयर होता है जो कि उससे फाइट करने करता है उसकी गर्दन ही उड़ा देता है और कहता है कि कुछ और भी कहना है क्या। जो यहाँ पर बॉस आइस स्लेयर होता है वो तो भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, वो ये देखकर तो मतलब हालत खराब हो गई होती है, वो बेचारा हैरान होता है। और फिर यहाँ पर एक स्माइल देते हुए कहता है बहुत बेहतरीन। आइस स्लेयर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा लगता है हमको इस अपोनेंट के सामने काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। आइस स्लेयर जिन्हों से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर देना चाहूंगा, चिंता मत करो ये ऑफर तुम्हारे लिए भी बेहतर रहेगा, लेकिन ये करने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, तुम इन ह्यूमंस में क्या कर रहे हो, तुम उनमें से एक नहीं हो, तुम अलग हो। जिन्हों से कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। वो उससे कहता है कि मेरे को लगा था कि तुमको बात पता होगी, हम हमारे दिमाग के अंदर हरदम एक वॉइस को सुनते रहते हैं जो कि हमको हरदम कहती है कि इंसानों को मार दो, पर तुम्हारी परसेंस में हम उस चीज को नहीं सुन पा रहे हैं। जिन्हों अपने मन में सोचते कहता है क्या कोई वॉइस जो कि इनको कह रही है कि इंसानों को मार दो, ये तो मेरे सिस्टम की तरह सिमिलर सी लग रही है, जैसे कि मेरा सिस्टम मेरे को ऑर्डर देता है। और मेरे को लगता है कि ये वॉइसेस जो है वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं क्योंकि जो सिस्टम है उसने मेरे को एक प्लेयर बना दिया है और शायद इसलिए ऐसा होता है मेरे साथ। आइस स्लेयर उससे कहता है कि हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम एक दूसरे से फाइट करें और अगर हम लोग लड़ेंगे तो बेमतलब का ही दिक्कत होगी। अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं तुम उनको अगर खत्म कर देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो तुमको कैसी लगी ये डील। जिन्हों से कहता है कि मेरे कुछ सवाल है, तुम लोग हो कौन, तुम लोग कहाँ से आए हो, आखिरकार तुम इंसानों को मारना क्यों चाहते हो। वो कुछ बोल पाता उससे पहले यहाँ पर एक ग्लिच होता है और उसने जो चीज यहाँ पर पहले बोली थी वो दोबारा से सेम चीज रिपीट करता है और कहता है कि हम लोगों के पास कोई रीजन नहीं है कि हम एक दूसरे से फाइट करें, हम लोगों को बेमतलब का ये लॉस होगा और तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं तुम उनको खत्म कर दो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूंगा। यही सेम चीज दोबारा दोहराता है जिसको सुनने के बाद जिन्होंने कहता है क्या आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये मेरे क्वेश्चन का जवाब देना ही नहीं चाहता है या फिर कुछ और। जिसके बाद हम लोग देखते हैं काफी सारे आइस स्लेयर्स आते हैं। वो कहता है कि क्या तुम हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे। जिन्हों उनके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है और मना करता है, कहता है ठीक है मेरे को नहीं करना तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट। आइस स्लेयर का जो बॉस होता है वो
कहता है कि क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो मेरे से और मेरे लोगों से लड़ने की? हम बहुत ही ज्यादा हैं, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम अकेले ही हम सभी को हरा दोगे? जिनवू से कहता है बहुत ज्यादा, मतलब तुम लोग बहुत ज्यादा हो? कौन, तुम या मैं? इसके बाद जिनवू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर को बुलाता है, जिसको देखकर सबसे पहले तो यहाँ पर जो जिनवू के टीममेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, भाई ये कहाँ से आ रहे हैं और ये चीज है क्या? आइस स्लेयर जिनवू से कहता है अब ये क्या नौटंकी है? जिनवू कहता है क्या नौटंकी? मुझे लगा तुमको पता होगा। जिसके बाद जिनवू की जो शैडो आर्मी होती है वो इन स्लेयर्स के ऊपर अटैक करती है और सबको मारना शुरू करती है, भाई बहुत तेज सबको मारती है। हीजिन जो होती है वो सभी लोगों से कहती है कि पीछे हट जाओ यहाँ से, हम लोग इस बैटल को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम लोग ही उल्टा घायल हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे चलो। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसने मेरी आर्मी को नौटंकी कह दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। माना कि मेरे पास काफी सारे सैनिक है, काफी सारे शैडो सोल्जर्स हैं, लेकिन मेरी माना जो है वो एक लिमिट तक ही है और ज्यादा लंबे समय तक मैं अपने आर्मी को नहीं ला सकता हूँ। ये लोग ज्यादा समय तक लड़ नहीं पाएंगे। माना कि मेरे पास काफी बेहतरीन आर्मी है, काफी ताकतवर है, और जिस तरीके से ये आइस स्लेयर्स मेरी आर्मी को खत्म किए जा रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही है। मेरी शैडो आर्मी जब किसी आइस स्लेयर को मार रही है तो मेरा लेवल अप तो हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये बंदा है। तो वो यहाँ पर आइस स्लेयर का जो बॉस होता है उसकी बात कर रहा होता है, जो कि उसके काफी सारे शैडो आर्मी को खत्म कर दिया होता है। जिनको अपने मन में सोचते तो कहता है कि ये बंदा मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ये मेरे से ज्यादा हाई लेवल पर है और ये आसान नहीं होने वाला है कि मैं इसको हरा दूं। अगर मैं इग्रीस को भी बुलाता हूँ तो भी बहुत कम चांस है कि इसके खिलाफ वो खड़ा हो सके। जिसके बाद वो जो बॉस आइस स्लेयर होता है वो जिनको बताता है कि मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है? जिन उसको बताता है मेरा नाम सांगजिन वू है। और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर काफी बेहतरीन तरीके से अटैक कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बच भी रहे होते हैं। आइस स्लेयर जिन्हों से कहता है कि मेरे को तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब फाइट के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ था। जिन्हों की शैडो आर्मी में जो मेज होते हैं वो थोड़ी देर के लिए उस आइस स्लेयर को जिन्हों से दूर करते हैं, लेकिन वो आइस स्लेयर फिर से यहाँ पर जिन्हों के सामने जाता है। लेकिन जिन्हों के पीछे ए रैंक का हंटर किम जो होता है वो पड़ा हुआ होता है और वो भी वहां पर जाग जाता है। वो जिन्वू को देखते हुए कहता है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और जिन्वू के सामने से आइस स्लेयर अटैक करता है और जिन्वू के पीछे से ए रैंक का हंटर किम अटैक करता है। दोनों इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों जिन्वू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर किम चुल उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही जिन्वू इग्रीस को यहाँ पर समन कर लेता है और इग्रीस के आते ही इग्रीस सबसे पहले तो यहाँ पर किम चुल को खत्म कर देता है। आइस स्लेयर जो होता है जिन्वू और इग्रीस को देखकर कहता है इंटरेस्टिंग, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। और तभी जिन्वू कहता है अराइज। जिन्वू का शैडो सोल्जर इग्रीस और आइस स्लेयर का बॉस इन दोनों के बीच फाइट होती है। इसी बीच जो जिन्वू होता है वो ए रैंक के हंटर किम के पास जाता है और उसको अराइज बोलता है, जिसकी वजह से अब वो भी जिन्वू का एक शैडो सोल्जर बन चुका है। जिन्वू का सिस्टम उसको उसका नाम रखने के लिए कहता है। जिन्वू थोड़ा सोचता है और कहता है कि किम चुल तुम एक टैंक थे तो इसलिए तुम्हारा नाम आयरन होगा। तो जिन्वू ने अपने इस शैडो सोल्जर का नाम आयरन रखा हुआ है। आइस स्लेयर का बॉस इग्रीस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज कर चुका होता है। वो जिन्वू से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे को एक सोल्जर के बलबूते पर रोक पाओगे? जिन्वू से कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। आइस स्लेयर का बॉस आयरन को देखते हुए कहता है ओह, तो लगता है यहाँ पर तुमने भी फाइट को ज्वाइन कर लिया, तो ठीक है मैं सबसे पहले तुमको ही मारता हूँ। और वो सबसे पहले जाकर सीधा अटैक करता है आयरन के ऊपर और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। आइस स्लेयर का बॉस कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे से जीत जाओगे? नहीं, तुम मेरे से बिल्कुल नहीं जीत सकते हो, तुम तो मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। जिन्नू से कहता है कि चलो ठीक है, तो इसके जैसे 3 कैसे रहेंगे? और फिर जिन्नू यहाँ पर अपने और भी शैडो सोल्जर को यहाँ पर समन कर लेता है। बाकी सभी जो जिन्नू की टीममेट्स होते हैं वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिन्नू की सिस्टर जो फ्रेंड होती है वो हीजिन से पूछती है कि क्या हंटर अक्सर ऐसे ही फाइट करते रहते हैं? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मेरे को भी नहीं पता, और जहां तक मैंने एग्जाम दिया था उसमें कुछ ऐसा तो बताया भी नहीं था, और यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, मैंने इससे पहले ना तो इसके बारे में कभी सुना है और ना ही कुछ ऐसा देखा है। तभी दूसरा टीममेट कहता है कि मेरे को लग रहा है कि शायद हम लोग सबके साथ सपना देख रहे हैं। तो वो लोग ऐसा इसीलिए कह रहे होते हैं कि जिन्होंने ने जिस तरीके से अपने शैडो सोल्जर को समन किया होता है वो सभी लोग ये सब पहली बार देख रहे होते हैं और इसीलिए ये सब कुछ उन लोगों को सपने ऐसा लग रहा होता है। इस तरफ यहाँ पर जिन्हों की जो फाइट होती है उसी बीच में जिन्हों यहाँ पर जाता है और जो आइस स्लेयर का बॉस होता है उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है। जिन्हों का सिस्टम उसको बताता है कि पैराडाइज इफेक्ट जो है वो एक्टिवेट हो गया है, लेकिन आइस स्लेयर का जो बॉस होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जिन्हों का जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। आइस स्लेयर का बॉस कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम मेरे को रोक पाओगे? तुम सबके सब कबाड़ा हो और अब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिन्हों उससे कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि कंप्लेन करने का ये सही टाइम है, तो फाइट पर ध्यान दो, अपने आसपास देखो। तो जिन्हों के जो शैडो सोल्जर होते हैं उन्होंने काफी सारे आइस स्लेयर्स को मार दिया होता है। आइस स्लेयर का बॉस जिन्हों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं तो तुम्हारे ये जो नमूने हैं ये यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे। तभी जिन्हों अपना डैगर निकालता है, जिन्हों अपना डैगर काफी ज्यादा दूर फेंकता है, जिसको देखकर आइस स्लेयर का बॉस कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, तुमने अपना वीपन इतनी ज्यादा दूर क्यों फेंक दिया है? और तभी जिन्हों यहाँ पर अपने कमांडर टच का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन्हों किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को बिना उसको छुए ही कंट्रोल कर सकता है।
तो जिन्हों वो ऐसा ही करता है, उसमें जो डैगर काफी ज्यादा दूर फेंका होता है, उस डैगर को अपने इस स्किल का इस्तेमाल करके आइस स्लेयर का जो बॉस होता है उसके ऊपर अटैक करता है। आइस स्लेयर का बॉस उस चीज को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी पीछे से जिन्हों का शैडो सोल्जर आयरन आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन आइस स्लेयर का बॉस कहाँ मानने वाला था, वो भी यहाँ पर पूरी ताकत लगाता है और उसे छूट जाता है। जिन्हों और उसके बाकी सभी शैडो सोल्जर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बास्टर्स, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबके सबको मार के रख दूंगा। लेकिन तभी जुनवू यहाँ पर अपनी हाइडिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके एकदम क्लोज आता है और उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है। जुनवू से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अब खत्म हो गया है, जिस पर आइस स्लेयर का बॉस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ खत्म हो गया है। और तभी पीछे से आयरन भी आता है और वो आइस स्लेयर बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। जुनवू से कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना ये सब कुछ अब खत्म हो गया है। और आइस स्लेयर का जो बॉस होता है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि जुनवू सिस्टम होता है उसको बताता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है, तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जुनवू सुनने के बाद थोड़ी सी राहत फील करता है। जुनवू के जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो ये सब कुछ देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आयरन होता है वो यहाँ पर लगातार आइस स्लेयर के बॉस उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी सारा अटैक कर रहा होता है। उसके खत्म हो जाने के बाद भी जुनवू कहता है भाई शांत हो जा, शांत हो जा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जिनको अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ कुछ भी कहो, पर ये अभी भी बेवकूफ है। जिनको अपने टीममेट्स के पास आता है और उन लोगों को बोलता है चलो वापस चलते हैं। जिनको टीममेट्स काफी ज्यादा हैरान होते बोलते हैं क्या वापस चलते हैं, मतलब क्या हम लोग वापस चलने वाले हैं। जिनको उनसे कहता है वो देखो सामने सामने गेट ओपन हो गया, मतलब हम लोग वापस जा सकते हैं। जिनको के सभी टीममेट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किस तरीके से उन लोगों को लगा था वो मरने वाले यहाँ पर, लेकिन अब वो लोग वापस जा सकते हैं। जिनको आइस स्लेयर बॉस को देखते हुए कहता है कि क्या अब मेरे को इसके साथ क्या करना चाहिए। डंजन के बाहर मिस्टर बेग और उनके बाकी सभी एम्प्लॉई अभी भी उन लोगों का बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ मिस्टर बेग से कहता है कि सुबह के 3 बज गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि गेट के अंदर 1 हफ्ता बीत चुका है। वो मिस्टर बेग से कहते हैं कि वैसे मेरे को लगता है कि सर आपको अब यहाँ पे चले जाना चाहिए, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मैं यहाँ पर रहूंगा और यहाँ पर खड़े रहकर सब कुछ देखभाल मैं कर लूंगा। मिस्टर बेग उनसे कहते हैं कि आखिरकार तुमने मेरे से ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर लिया, मेरे गिल्ड के मेंबर्स इस डंजन के अंदर ट्रैप्ड हो गए हैं और मैं अपने घर चला जाऊं, मैं सुबह तक यहाँ पर उन लोगों का इंतजार करूंगा। तभी वो लोग देखते हैं कि डंजन के अंदर गेट अपेयर हो रहा है, यानी कि बाहर कोई आ रहा है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर बेग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ किम चुल ने किया, यानी कि किम चुल ने पूरे डंजन को क्लियर कर दिया। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बाहर तो किम चुल आए नहीं है, बस बहुत थोड़े बहुत हंटर्स आए हैं। सभी लोग हंटर्स को बाहर आते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है वो तो अपने मन में सोच रहा होता है कि सांग जिन वू कहाँ है। फाइनली सांग जिन वू भी वहां से बाहर आता है। उसको देखने वाला कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। मिस्टर बेग उन लोगों से पूछते हैं कि किम चुल कहाँ पर है, गेट तो डिसअपेयर हो गया, क्या सिर्फ तुम ही 4 लोग सर्वाइवर्स हो। हीजिन उसको बताते हैं कि हाँ सर हम ही लोग बचे हैं। मिस्टर बेग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या सिर्फ लो रैंक के हंटर बाहर आए हैं, एक भी ए रैंक का हंटर वापिस ही नहीं आ सका, ऐसा कैसे सकता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार गेट के अंदर हुआ क्या है। मिस्टर बेग सांग जिन वू को देखते हैं, वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या सब लोग इसी बात कर रहे थे। जिसके बाद वो सांग जिन वू के पास जाते हैं। वो जिनवू के पास जाने के बाद उससे बोलते हैं कि सुनो एक सेकंड, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी जिनवू अपने कंधे पर से उनका हाथ हटाते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, अगर आपको कुछ जानना है और कुछ पूछना वगैरह है तो आप अदर जो गिल्ड के मेंबर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। मिस्टर बेग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उनका हाथ ही हटा दिया बंदे ने। मिस्टर बेग फिर से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, उसको रोकते हुए कहते हैं कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, मेरा नाम बीग यूनहो है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। मिस्टर बेग जिनवू से कहते हैं अभी हमने अपने गिल्ड के 9 मेंबर को खो दिया है, तो मेरे को लगता है कि मेरे पास इतना अधिकार तो है ही एक गिल्ड मास्टर के तौर पर कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस तो पूछ ही सकता हूँ। जिनवू कहता है हाँ तो मैं कम से कम तुम्हारे 3 हंटर्स को तो रेस्क्यू करके वापस ले आया, तो एक गिल्ड मास्टर के तौर पर तुमको नहीं लगता कि तुमको मेरा थैंक्स करना चाहिए। जिनवू और मिस्टर बेग दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर बेग जिनवू से कहते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी फ्रस्ट्रेशन मैंने तुम्हारे ऊपर निकाल दी, तुम सही हो। और उससे यहाँ पर जो उन्होंने कहा उस चीज के लिए माफी मांगते हैं और फिर जिनवू वहां से चला जाता है। मिस्टर बेग ही जिन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब इसके साथ क्या दिक्कत है, अब इसका मूड ऐसा खराब क्यों है। तो जिनवू के बारे में पूछ रहे होते हैं। हेजिन उसे कहती है कि मेरे को भी नहीं पता, पर जो भी मैंने सब कुछ अंदर देखा वो काफी ज्यादा ही अजीब था, इसने डंजन के बॉस को हरा दिया। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ भी वहां पर आता है और वो मिस्टर बेग से कहता है कि सॉरी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा, वो सिर्फ अभी थका हुआ है, वो बुरा इंसान नहीं है। मिस्टर बेग उसे कहते हैं कि इशू ये नहीं है, तुमने अभी तक इसको रिक्रूट क्यों नहीं कर पाए, कि जल्दी करो और उसको रिक्रूट करो। चीफ उसे कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ सर। मिस्टर बेग उससे कहते हैं कि ये इनफ नहीं है, तुमको उसको रिक्रूट कर लेना चाहिए जल्द से जल्द, मैं तुमको हर प्रकार का सपोर्ट दूंगा जो भी तुमको चाहिए और इस इंसान को किसी भी हालत में हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाओ। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं कार में बैठकर घर वापस जा रहा होता है। तो जिनवू डंजन के अंदर का एक सीन याद कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जिनवू जो था, तो वो जो डंजन का बॉस आइस स्लेयर था उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसको भी अपने शैडो सोल्जर में ऐड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फेल हो जाता है। जिनवू अपने मन में सोचते कहता है कि शायद मेन जो डिफरेंस था वो हमारी स्ट्रेंथ का था। ये कितनी ज्यादा बेकार बात है ना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों एक्चुअल में जिनवू ने आइस स्लेयर का जो बॉस था उसकी शैडो को 3 बार एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जिनवू तीनों बार फेल हो गया था। और अब इसका मतलब ये है कि अगर जिनवू किसी की शैडो को 3 बार एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो यानी कि जिनवू अपने उस ओपोनेंट को अपनी शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड नहीं कर पाएगा। तभी जिनवू
जिनवू वहाँ पर एक डैगर निकालता है, तो असल में जो डैगर होता है वो इसी आइसलेयर बॉस का होता है। जिनवू कहता है कि चलो कम से कम मैं ये वीपन तो ले पाया। तो जिनवू सबसे पहले अपनी सिस्टर की जो फ्रेंड होती है जिसको डंजन में ले गया था उसको यहाँ पर उसके घर पे ड्रॉप कर देता है और फिर जिनवू अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन जिनवू फिर से योजिन के साथ रेड मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाता है। जिनवू योजिन से कहता है कि किसी को पिकअप करना है, तो फिर योजिन उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर जिनवू ने उसको बताया होता है किसी को पिकअप करने के लिए। तो जिनवू असल में अपनी सिस्टर की जो फ्रेंड होती है सॉन्ग यी, उसको फोन करके बोलता है कि तुम अपने घर के बाहर आ जाओ, मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ, तो आज मैं तुमको फिर से गेट के अंदर ले चलूंगा। योजिन ये बात सुनने के बाद कहता है क्या सॉन्ग ये क्या ये वही कर ले? जिनवू उसको कहता है कि हाँ ये वही है। योजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसके पास उसका नंबर ही नहीं, ये उससे अच्छे से भी बात कर रहा था, कहीं ये दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं है। योजिन गाड़ी को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है। वो जिनवू से कहता है कि हम लोग पहुंच गए हैं, जिसके बाद वो जिनवू से पूछता है तो क्या मेरे को सांगी को अब से मिस सांगी कहना चाहिए? जिनवू से कहता है क्या भाई क्या बकवास कर रहा है, वो मेरी छोटी बहन की सिर्फ एक दोस्त है, भाई कहाँ ले जा रहा है कहानी को? तो जिनवू और सांगी ये दोनों आपस में कल रात की बात होती है जहाँ पर डंजन के अंदर चले गए थे, वहाँ की बातें कर रहे होते, जिसको सुनने के बाद योजिन तो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या बातें कर रहे हैं लोग, मतलब क्या 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 बातें हो रही है यहाँ पर। अब उसको तो जिनवू ने कुछ बताया नहीं होता, इस वजह से तो कुछ भी पता नहीं होता है। और फिर इसी तरीके से ये लोग बातें करते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनको अगले रेड के लिए जाना है। डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स को यहाँ पे समन कर लेता है और वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को उसके शैडो सोल्जर्स खत्म कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ देख के योजिन में तो आंखें पूरी खुली की खुली रहती हैं, वो कांप रहा होता है, वो कहता है कि ये सब क्या है। वो जिनवू से पूछता है कि आखिरकार ये लोग कौन है। जिनवू योजिन की तरफ देखते हुए कहता है, वो योजिन को बताता है कि ये मेरी एक स्किल है। योजिन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या क्या तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से तुम शैडोज को समन कर सकते हो? जिनवू से कहता है कि हाँ मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, तुम्हें कभी बाद में सुनाऊंगा। जिनवू उसको बताता है कि ये जो शैडो सोल्जर्स है काफी ज्यादा ताकतवर है और ये मेरे लिए लोगों को हंट करते हैं, और भी मेरे को जो भी काम इन लोगों से करवाना होता है वो सभी काम मेरे लिए कर देते हैं। और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद क्रिस्टल मिल रहे होते हैं वो सभी के सभी भी यहाँ पर जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो पिकअप कर लेते हैं। ये सब कुछ देखकर योजिन जिनवू से कहता है कि सर कम से कम मेरे को यहाँ पर इसेंशियल स्टोन तो उठाने दीजिए। जिनवू से कहता है क्यों? जिस पर वो उसको बताता है कि मैं काफी ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मेरे से मेरी जॉब भी छीन ली गई है। जिनवू अपने मन में सोच तो कहता है कि यार ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, और जिनवू इस चीज के बारे में भी सोच रहा होता है आज योजिन के साथ उसकी लास्ट रेड है क्योंकि उसने 19 रेड्स को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग ईस्ट कोस्ट यूएसए में देखते हैं एक ए रैंक के डंजन के अंदर, जहाँ पर एक ए रैंक का हंटर जिसका नाम जेम्स होता है वो सामने अपने साथियों को वो उन लोगों की तरफ देखता है और अपने मन में सोच तो कहता है हमारा स्ट्राइक स्क्वाड पूरी तरीके से खत्म हो गया, ये तो नामुमकिन है। क्या ये कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट है? ह्यूमनॉइड बीस्ट होता है वो उस बंदे के पास आता है, उसको देखकर वो ना काफी ज्यादा डर जाता है, उससे कहता है कि दूर 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 भागो मेरे से। वो उस बंदा उसको कहता है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स मरे नहीं है, मैंने इन लोगों को बस कुछ समय के लिए नॉक कर दिया है। वो बंदा उसको बताता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, तुम्हारे लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया इसलिए मेरे को इन लोगों पर अटैक करना पड़ा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमको इस चीज किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मैं तुमको किस तरीके से समझाऊं। मैं एक कोरियन हूँ, बस मेरे को घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग को अगले सीन में जिनवू और यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन जिनवू को यहाँ पर पार्टी दे रहा होता है क्योंकि उसके जो 19 रेड्स थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए होते हैं। जिनवू भी उससे बोलता है कि जैसा कि मैं तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे 19 रेड्स को कंप्लीट करवा दिया है, कि वैसे आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। यूजिन उसको बताता है कि अभी तो मेरे को सिंपली यहाँ पर एक रिटन एग्जाम देना है, जिसके बाद मेरा जो गिल्ड मास्टर का लाइसेंस है वो मेरे को मिल जाएगा, जिसके बाद मेरे को अपने फादर से भी डील करना है, उनसे भी कुछ बातचीत वगैरह करनी है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है वैसे मेरा 30 बिलियन वॉन की जो बिल्डिंग थी वो तो मेरी हो गई है, मैं तो इसको सिर्फ एक बोनस के तौर पे ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रियल गोल था वो था लेवल अप करना, और जैसा कि मैंने अपना जो गोल है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे को नहीं लगता कि अब मेरे को यहाँ पर किसी भी प्रकार का और भी डील आगे बढ़ानी चाहिए। योजिन जिनवू से पूछता है कि सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है। जिनवू अपने पास में से कैसल डोर के की निकालते हुए कहता है मेरे को कहीं और जाना है। योजिन उससे कहता है कि सर अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत है तो आप मेरे को बता देना। जिसके बाद योजिन जिनवू को बताता है कि मेरा ओल्डर ब्रदर और मैं लगभग 10 साल से अलग हैं, वो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं करता है, इस वजह से हमने एक साथ काफी समय नहीं बिताया, और अगर उसकी तुलना की जाए तो आपने मेरी जिंदगी बचाई और आपने मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए मेरी काफी ज्यादा हेल्प भी की। आप मेरे ब्रदर से बढ़कर हो और आप ही थे जिसने मेरे को ग्रो करने में मदद की। जिनवू उसकी बात सुनते हो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है अच्छा अगर तुम मेरे को अपना ओल्डर ब्रदर मानते हो तो मैं भी तुमको अपने यंगर ब्रदर की तरह मानता हूँ। जिसकी बात सुन के योजिन की आंखों में आंसू आते हैं और कहता है यस यस सर। तभी जिनवू सामने टीवी पर देखता है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है, और न्यूज में मिस्टर बेग जो वो सारे न्यूज मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं अपना, और वो उन लोगों को बता रहे होते हैं हाँ ये बात सही है, सभी हाई रैंक के हंटर्स मारे गए और जितने भी लो रैंक के हंटर्स थे वो वहाँ से जिंदा वापस आ गए, और वहाँ पे जो सर्वाइवर्स थे उन लोगों ने बताया कि किसी ने उनकी वहाँ पर मदद की। साथ ही में एसोसिएशन ने जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है, और हाँ ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जहाँ पर जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आप हमको सर्वाइवर से इंटरव्यू करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। जिनवू न्यूज देखते हुए कहता है लगता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग मिस्टर
बेक को देखते हैं, जो कि अब इंटरव्यू देकर काफी ज्यादा थक गए होते हैं। वो कहते हैं कि ये रिपोर्टर्स, इन लोगों को पता है कि किस तरीके से स्टोरी बनानी है। तभी मिस्टर बेक के टेलीफोन पे ब्यूंग गू का फोन आता है। ब्यूंग गू मिस्टर बेक से पूछते हैं कि तुम्हारा सेल फोन बंद क्यों था। वो उनको बताते हैं कि वो रिपोर्टर्स मेरे को परेशान कर रहे थे। जिस पर वो कहते हैं अच्छा वो न्यूज, हाँ वो मैंने न्यूज देखी, मैं भी जापान में हूँ। मिस्टर बेक कहते हैं क्या जापान, आप भी जापान में हो। जिस पर वो कहते हैं कि वैसे हाँ कुछ भी कहो, तुम कैमरे में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहे थे। मिस्टर बेक उनको कहते हैं अब शुरू मत हो जाना, मैं इस समय मजाक के मूड में नहीं हूँ। जिस पर उसको कहते हैं कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। असल में मैं तुमको एक बहुत बड़ी न्यूज देने वाला हूँ। मिस्टर बेक कहते हैं क्या, जहाँ तक मेरे को लगा आपने अभी कहा था कि आप जापान में हो। जिस पर उसको बताता है कि हाँ कुछ हफ्ते पहले जापान में से किसी ने सीक्रेटली हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट किया था और इसीलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया था। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और बहुत ही जल्द ये जो न्यूज है वो कोरिया में भी आ जाएगी। मिस्टर बेक कहते हैं क्या, किसी ने जापान में से कोरिया के हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट किया, पर किस लिए, क्या रीजन था। जिस पर वो उसको बताता है वो उस इंसान से बात करना चाहता जिसने जेजू आइलैंड के रेड में पार्टिसिपेट किया था। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर बेक काफी हैरान होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मेरे को अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करो। इस पर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि जैसा तुमको पता है कि 4 साल पहले एस रैंक का गेट ओपन हुआ था जेजू आइलैंड पर जब हमारा तीनों को तीनों सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था और 4 साल बाद अभी भी वो जगह जहाँ पर अभी भी आंट्स मॉन्स्टर्स हैं और ऐसा लग रहा है कि उस आइलैंड पे और भी ज्यादा कुछ गड़बड़ हुआ है। जिसको कहते हैं क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, पर अब हमारा कंसर्न नहीं है, तुम छोड़ दो उसको, उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे हो। जिस पर वो बताते हैं कि असल में वो जो आंट्स है वो इतनी ज्यादा कैपेबल हो गई है कि अब वो दूसरी कंट्रीज में भी मिग्रेशन कर रही है, दूसरी कंट्रीज में भी जा रही है। और उनमें से काफी सारे जो फ्लाइंग आंट्स हैं वो दूसरी जगह पे चली जा रही हैं। और उन्हीं में से एक आंट जिसके पास विंग्स थी वो जापान में पाई गई और वो लोग इवॉल्व हो रहे हैं काफी ज्यादा तेजी से। अगले सीन में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर से कह रहा होता है कि मेरे को सडनली एक ट्रिप पे जाना पड़ रहा है, तो इसमें मेरे को कुछ हफ्ते लग जाएंगे। जिन्हों की सिस्टर उससे बोलती है कि डियर ब्रदर वैसे आपको गर्लफ्रेंड कब मिल गई। जिन्हों उससे कहता है कि मैं फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। जिन्हों यहाँ पर परेशान हो गया होता है, अपने मन में सोचते हो कहता है कि आखिरकार सब के सब लोग ये सेम चीज क्यों सोच रहे हैं। अगले सीन में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि असल में एक डंजन में आया हुआ होता है अपने आप को लेवल अप करने के लिए। जिन्हों सामने डंजन को देखते हुए वो कहता है कि जब मैंने सरबरस को डिफीट किया था, उसको हराया था, तब मेरा लेवल लगभग 20 था और अब तो मेरा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कैसल की निकालता है जिसकी मदद से जिन्हों उस कैसल के अंदर चला जाता है। जिन्हों एक जगह पे पहुंचता है जिस जगह को देखने पर जिन्हों कहता है क्या मैं कहाँ पर हूँ। जिन्हों को यहाँ पर काफी समय हो गया होता है बट यहाँ पर उसको कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देवा होता है। तो जिन्हों को यहाँ पर जो क्वेस्ट मिला होता है उसके अंदर जिन्हों को यहाँ पर डेमोन्स के जो सोल है उसको यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो जिन्हों को यहाँ पर डेमोन्स को हराना है और उनके जो सोल है उनको कलेक्ट करना है और टोटल जिन्हों को यहाँ पर 10,000 डेमन सोल्स को कलेक्ट करना है। जिसके बाद जिन्हों को यहाँ पर काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जिन्हों रिवॉर्ड को देखते हुए कहते हैं वैसे रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं। जिन्हों इस रिवॉर्ड को लेकर इसलिए भी खुश होता है क्योंकि जिन्हों की जो शॉप होता है उसमें काफी सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनकी जो कीमत है वो 10 बिलियन गोल्ड है और अगर जिन्हों इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है तो वो उनमें से किसी भी एक को बड़े ही आसानी से ले सकता है। पर जिन्हों कहता है कि मेरे को ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर इसके रिवॉर्ड इतने ज्यादा अमेजिंग है तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेस्ट है वो तो और भी ज्यादा हार्डर होने वाला है, काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। पर अभी तक मेरे को यहाँ पर एक भी बीस्ट नहीं दिखाई दिया है। और तभी जिन्हों के सामने जो डोर होता है उसको जिन्हों जैसे ओपन करता है वो सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है क्या ये कोई फील्ड टाइप डंजन है। सो असल में जो डंजन होता है वो पूरी तरीके से खंडर जगह होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और पूरी तरीके से पूरी खंडर हो गई होती है और इसलिए जिन्हों को ये जो डंजन थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि जैसा कि मेरे को 10,000 डेमोन्स के सोल को कनेक्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 10,000 मैजिक बीस्ट तो है इस कैसल के अंदर। और तभी जिन्हों देखता है उसके सामने काफी सारे डेमोन बीस्ट जाते हैं। जिन्हों को सिस्टम जिन्हों को बताता है कि एक डेमोन को हराने के बाद आपको सिर्फ एक ही सोल मिलेगी और अगर आप किसी ऐसे डेमोन को हराते हो जिसके पास मल्टीपल सोल है तो उसके लिए आपको इस कैसल के अपर लेवल पे जाना होगा। जिन्हों कहता है वैसे भी मैं सभी लोग कह कर आया हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए एक लंबी ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मेरे पास काफी समय है और उन लोगों पर अटैक करता है। काफी सारे डेमोन बीस्ट को मारने के बाद जिन्हों को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जिन्हों भी कहता है तो अब तो मजा आने वाला है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यूजिन और उसके फादर को देखते हैं। यूजिन अपने फादर के पास गिल्ड मास्टर का लाइसेंस और रेड के रिकॉर्ड्स लाकर उनको दिखाता है। उसके फादर उसे बोलते हैं अच्छा तो तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। यूजिन उसको बताता है कि हाँ। यूजिन अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरे को ये चीज समझ नहीं आती कि आखिरकार क्यों मेरे फादर मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में किसी एक को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यूजिन अपने फादर से कहता है कि आपको ये बात पता ही होगी फादर कि हम गिल्ड मास्टर की पोजीशन किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे सकते हैं। यूजिन के फादर कहते हैं कि बहुत हुआ, मैं तुमको यहाँ पर किसी से मिलाना चाहता हूँ। यूजिन हैरान होते कहता है क्या किसी से मिलाना चाहते हैं। तो असल में उस स्ट्राइक स्क्वाड का एक मेंबर था जो कि जिन्वू के साथ रेड गेट के अंदर गया हुआ था। तो वो यूजिन को बताता है कि उस दिन वहां पर एक यंग फीमेल हंटर आई थी जो कि एक स्कॉलर लग रही थी और साथ ही में सांग जुन वो भी आया था। योजिन उससे उस फीमेल हंटर का नाम पूछता है तो उसको बताता है कि उसका नाम सॉन्ग ही था
जिसके बाद ये बंदा यहाँ पर यूजिन को बताता है कि उस दिन हमारे गिल्ड के जितने मेंबर्स थे, जितने लोग भी बच के वहां से सेफली बाहर आए थे रेड गेट से, उस सभी के सभी सांग जुनवू की वजह से हुआ था, क्योंकि हम लोगों को उस रेड गेट के अंदर सांग जुनवू ने बचाया था काफी सारे मॉन्स्टर से, और उसी ने हमको वहां से बाहर भी निकाला था। तो फर्स्ट टाइम तो मैं कंफ्यूज था कि आखिरकार दो ही रैंकर हंटर्स हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का एहसास तो मेरे को बाद में हुआ रेड गेट के अंदर कि सांग जुनवू कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद योजिन के फादर योजिन से कहते हैं, योजिन तुमको पता है कि मैं काफी स्किल हंटर्स को ढूंढ रहा हूँ। तो नेचुरली जब मैंने ये रूमर सुना कि एक हंटर जो कि ई रैंक का हंटर है, उसने रेड गेट से बाहर निकलने में बाकी लोगों की मदद की, तो मेरे को इसमें कुछ दिलचस्प लगा। जिसके बाद मेरे को ये सब कुछ पता चला, और मेरे को तो ये चीज बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक इंसान जो कि नॉर्मल हंटर है, उसने किस तरीके से स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स को बाहर निकाला रेड गेट से। और मेरे को लगता है कि तुमने मेरे से नेगोशिएशन करने का गलत दिन चुन लिया है, और ऐसा लगता है कि तुमको गिल्ड मास्टर का लाइसेंस ऑब्टेन करने में जिनवू का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है, उसने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद की है ना। ये सही बात है ना, जिसपे यूजिन भी मानता है हाँ ये बात सही है। यूजिन अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने दूसरे हंटर से हेल्प लिया है, तो मैं अपने ब्रदर से ज्यादा क्वालिफाई नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे फादर वो गिल्ड मास्टर बनाएंगे। योजिन के फादर उससे कहते हैं कि तुम क्या कुछ और कहना चाहोगे, जिसपे योजिन अपने फादर से कहता है कि प्लीज मेरे को योजिन गिल्ड को चलाना है। जिसपे उसके फादर कहते हैं हाँ चलो ठीक है। जिनकी बात सुनकर योजिन तो काफी हैरान होता है, क्या। योजिन के फादर उससे कहते हैं हाँ ठीक है, तुम योजिन गिल्ड को चला सकते हो, और जैसा कि तुमने अभी खुद ही कहा था कि एक दूसरे स्ट्रेंजर के हाथ में गिल्ड को देना थोड़ा सा रिस्की है। इसके बाद योजिन के फादर उससे कहते हैं कि तुमको एक काम करना पड़ेगा, क्या तुम सांग जुन वू को हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवा सकते हो। जिसपे योजिन भी कहता है हाँ ठीक है मैं ट्राई करूंगा फादर। योजिन के फादर जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने 2 एस रैंक के हंटर से कांटेक्ट किया था ताकि वो लोग हमारे योजिन गिल्ड को ज्वाइन कर सकें। हालांकि वो जो एस रैंक के हंटर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जैसा कि अब हमको जिनवू मिल चुका है तो मेरे को लगता है कि जिनवू काफी बेहतर है, तो किसी भी हाल में मेरे को जिनवू को ये गिल्ड ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि अभी भी काफी सारे डेमन बीस्ट को मार चुका होता है, और जिनवू ने यहाँ पर जितने भी लो रैंक के डेमन होते हैं उन सभी को हरा दिया होता है। साथ ही मेरे को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं, और जिनवू ने यहाँ पर अभी तक डेमोन के जो साउल्स थे वो सिर्फ 309 ही कलेक्ट किए होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। तो जैसा कि ये लो रैंक के डेमोन्स हैं तो इनके पास उतने ज्यादा डेमोन साउल्स नहीं होंगे। जिनवू को यहाँ पर एक आइटम भी मिलता है जो कि लो रैंक डेमोन का हॉर्न होता है, और इस आइटम का इस्तेमाल किया जाता है एडवांस मैजिक स्पेल के एक इंग्रेडिएंट के तौर पर, और इसीलिए इसको हाई प्राइस पे बेचा जा सकता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि डेमोन कैसल के कुछ स्टेजेस जो थे वो तो काफी ज्यादा आसान थे, उतने ज्यादा कठिन नहीं थे, तो मैंने लो रैंक के जितने भी डेमोन्स हैं उन सभी को तो क्लियर कर दिया है, और ये जो जितने भी बीस्ट थे वो सभी सभी डी रैंक के थे। तो चलो फिर आगे चलते हैं। जिनवू को यहाँ पर एक दूसरा आइटम भी मिला होता है जो कि होता है एंट्री परमिट, और इसका इस्तेमाल करके जिनवू इस कैसल के 2nd फ्लोर पे जा सकता है। और यहाँ पर एक डिवाइनेशन सर्कल होता है जो कि आपको 2 फ्लोर्स के बीच में इधर से उधर जाने को अलाउ करता है। जिनवू अपने शैडो सोल्जर को बुलाता है ताकि वो यहाँ पर उसका काम आसान कर सके, और वो ऐसे ही करता है, वहां पर अपने शैडो सोल्जर को बुलाता है। तो जिनवू ने यहाँ पर आइस बियर का जो लीडर था उसको बुलाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है ताकि वो उसको 2nd फ्लोर पे ले जा सके। लेकिन तभी जिनवू सामने देखता है तो काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं। जिनवू उन लोगों से कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिनवू तो काफी ज्यादा डर जाता है कि उसका क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो शैडो सोल्जर होता है आइस बियर का लीडर, वो उल्टा ही उन बीस्ट को काफी ज्यादा तेजी से उठा के पटकता है, और काफी ज्यादा वो लोग दूर चले जाते हैं। जिनवू ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है कि तुमको अब से मैं टैंक कहूंगा। जिसके बाद जिनवू उससे कहता है कि डिवाइनेशन सर्कल की तरफ चलो। दूसरी तरफ हम लोग वॉशिंगटन यूएस में द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स एसोसिएशन को देखते हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का जो डिप्टी डायरेक्टर होता है वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या ये वही है जिसकी तुम लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने पता लगाया कि आखिरकार ये कौन है। जिस पर उसको बताया जाता है कि ये कह रहा है कि एक साउथ कोरिया का हंटर है। जिसपे डिप्टी डायरेक्टर उसे बोलता है कि आखिरकार एक कोरियन हंटर यहाँ पर क्या कर रहा है। उसको बताया जाता है कि इसने बताया कि आज से 10 साल पहले ये डंजन के अंदर फंस गया था जब एक गेट क्लोज हो गया था। ये काफी ज्यादा अजीब केस है। इसको ना ही सिर्फ एक डंजन के अंदर पाया गया जो कि ए रैंक का था, बल्कि यहाँ तक इसने पूरे के पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को वहां से बाहर भी निकाला जो कि ए रैंक के हंटर्स का था। और अभी तक हम लोगों को इसके बारे में बस इतना ही पता चला है। और उसको ये भी बताया जाता है कि हम लोगों को ये लग रहा है कि ये एक मैजिक बीस्ट है जिसके अंदर एक ह्यूमन की मेमोरीज है। तो वहां पर जो एक एम्प्लॉय होता है वो डिप्टी डायरेक्टर को बोलता है कि हमने स्क्वेंजर गिल्ड से कांटेक्ट किया है और हमको पता चला है कि वहां पे एक एस रैंक का हंटर है जो कि कोरिया बोलता है। डिप्टी डायरेक्टर उसको बताता है कि हाँ स्क्वेंजर गिल्ड का वो मेन हंटर है, उसका नाम मिस्टर वांग है। तो ये वांग डोंग सू की बात कर रहा होता है। डिप्टी डायरेक्टर उसको बताते हैं कि हाँ वो कुछ दिनों में यहाँ पर आ जाएगा, अभी वो यहाँ पर साउथ कोरिया गया हुआ था अपने किसी काम से, तो बस वो वापस आने वाला है। डिप्टी डायरेक्टर उसका नाम पूछते हैं कि तुमने इसका नाम क्या बताया था। जिस पर एम्प्लॉय उसको बताता है कि इसका नाम प्रोनाउंस करना काफी ज्यादा कठिन है, लेकिन हाँ इसका नाम था सांग इल वान। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं
जो कि उसी डेमोन कैसल के अंदर डेमोन्स को क्लियर करके नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। जिन्वो हमको बताता है कि हर फ्लोर पे जाने के लिए हमको यहाँ पर एक आइटम चाहिए होगा जो कि है एंट्री परमिट, जो कि रैंडमली कहीं पे भी आ सकता है। बेसिकली जो एंट्री परमिट है उसको हासिल करने के बाद डिवाइनेशन सर्कल का इस्तेमाल करके अगले फ्लोर पर जाया जा सकता है। और जैसा कि इस पे 100 फ्लोर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 100 अलग अलग वर्ल्ड हैं। तो जिन्वो एक एक फ्लोर क्लियर करते करते अब फाइनली 27 नंबर के फ्लोर पर आ गया होता है। जिन्वो यहाँ पर काफी तेजी से फ्लोर्स को क्लियर कर रहा होता है और डेमोन्स जितने भी होते हैं उसके सामने आ रहे होते हैं, उन सबको मार रहा होता है। तो जिन्वो यहाँ पर मिड रैंक के जितने भी डेमोन्स हैं उनके लेवल तक पहुंच गया होता है और उन लोगों को भी हरा रहा होता है। जिन्वो अपने आप से कहता है कि मिड रैंक के जो डेमोन्स हैं वो शायद सी रैंक या उससे कम के ही हैं, लेकिन जो हाई रैंक के जो डेमोन्स होंगे वो जरूर काफी काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जैसा कि एस रैंक के हंटर जितना पावरफुल। जिन्वो कहता है कि मेन दिक्कत है टाइमिंग की है, मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से इनको मारना पड़ेगा। और जैसा कि यहाँ पर अगर सही में 100 फ्लोर्स हैं तो मेरे को जल्द से जल्द टॉप जो फ्लोर्स है वहां पर पहुंचना पड़ेगा सारे के सारे डेमोन्स को मारकर, वो भी एक हफ्ते के अंदर। और ऐसे फ्लोर्स को क्लियर करते करते जिन्वो यहाँ पर 15th फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां पर जिन्वो का सामना होता है लोअर फ्लोर्स के रूलर अवेरेसियस वेलकन से। तो सबसे पहले यहाँ का जो बॉस होता है उसके जितने भी सुरक्षा कर्मी होते हैं, सिक्योरिटी करने वाले, वो सभी सभी रक्षक आ गए जाते हैं उसके। जिन्वो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। और फिर जिन्वो अपने शैडो आर्मी को भी यहाँ पर समन कर लेता है। तो अब यहाँ पर फाइट होने वाली है जिन्वो की शैडो आर्मी वर्सेस लोअर फ्लोर का जो बॉस है उसके जितने भी यहाँ पर सुरक्षा करने वाले हैं उन सबके बीच में। जिन्वो अपने शैडो आर्मी से कहता है कि तुम सब बाकी लोगों को देख लो, और जिन्वो की जितने भी शैडो आर्मी होती है उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को खत्म कर देती है। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर जितने भी इस बॉस की सुरक्षा कर रहे हैं ये सभी के सभी हाई रैंक के डेमोन्स हैं, लेकिन साथ ही में मेरी जो शैडो सोल्जर्स हैं वो भी मेरे साथ लेवल अप कर रहे हैं और ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं मेरी इंटेलिजेंट स्टैट्स की वजह से। और जैसा कि मैंने सोल्जर्स को प्रिजर्व करने की जो संख्या है उसको भी बढ़ा दी है, तो पहले जिन्वो यहाँ पर 20 सोल्जर्स को ही प्रिजर्व कर सकता है एक बार में, अब वो यहाँ पर उससे ज्यादा कर सकता है। और साथ ही में जैसा कि जिन्वो का इंटेलिजेंस स्टैट्स जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जिन्वो की जो सोल्जर आर्मी है वो भी काफी ज्यादा तेजी से रिकवर कर सकती है। लेकिन जिन्वो सामने लोअर फ्लोर के बॉस को देखता है जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता, वो तो आराम से बैठा हुआ होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा हट्टा खट्टा होता है, ताकतवर लगता है बिल्कुल। जिन्वो अपने मन में सोचते कहता है कि मेरे को लगता है कि ये काफी ज्यादा आसानी से मारा जाएगा, मेरे को काफी ज्यादा आसानी से इसको मार सकता हूँ। तभी जिन्वो देखता है कि वो जो बॉस होता है वो यहाँ पर मूवमेंट करता है और काफी ज्यादा तेजी से उड़ता हुआ आता है और जिन्वो की शैडो आर्मी के ऊपर अटैक करके काफी सारों को घायल करता है। जिन्वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या ये तो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन जिन्वो इसी बीच में अपनी हाइडिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा तेजी से जाता है और उसको एक पंच मारता है, जिससे कि वो एक फ्लोर में जाके धंस जाता है। जिन्वो अपने मन में सोचते कहता है कि मैंने उसको पंच मारा वो तो काफी ज्यादा बेहतरीन था, पर मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि मेरे पंच की वजह से वो उड़ता हुआ जाके गिरेगा। ये तो काफी ज्यादा बेहतरीन था। जिन्वो अपने स्टैट्स को देखता है, जिसको देखने के बाद जिन्वो काफी ज्यादा यार एक्साइटेड हो जाता है, काफी ज्यादा उसको खुशी मिलती है कि उसके जो स्टैट्स हैं वो वैसे हो गए हैं जैसा कि उसको चाहिए था। लेकिन तभी जिन्वो पीछे नोटिस करता है जहां पर उसने डेमोन बॉस को मारा हुआ होता है, वो देखता है कि वो उठ जाता है। जिन्वो का सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि लोअर फ्लोर का जो रूलर है उसने अपनी एक स्किल का इस्तेमाल किया है जो कि है रेज। जिन्वो यहाँ पर उसकी स्किल से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसकी स्किल तो सर्वरस जैसी ही लग रही है जैसे कि सर्वर इस्तेमाल किया करता था। जिसके बाद वो जो बॉस डेमोन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में जिन्वो के ऊपर अटैक करता है। जिन्वो कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इसके अटैक से बच पाऊंगा, अगर इसने मेरे को डायरेक्ट हिट मारा तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। और इसलिए जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स में से आयरन को समन कर लेता है और जिन्वो अपने स्ट्रेंथ स्टैट का इस्तेमाल करके उसके अटैक से तो बच जाता है और काफी ज्यादा तेजी से अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक करता है। जिन्वो उसको थोड़ा सा घायल तो कर पाता है, लेकिन यहाँ पर जो डेमोन बॉस होता है वो इस अटैक से भी बच जाता है। जिन्वो अपने मन में सोचते तो कहता है कि मेरे को काफी यहाँ पर सटीक प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी, मेरे को कब इसके ऊपर अटैक करना और कब इससे बचना है। जिन्वो फिर से काफी ज्यादा तेजी से मूव करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो जिन्वो की जो मूवमेंट होती है उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जिन्वो उसके अटैक से बच जाता है। जिन्वो कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा सोच समझ के उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तभी जिन्वो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखता है जो कि यहाँ पर ब्रेक होकर नीचे गिरने वाली होती है। जिन्वो को दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है ये हुई ना बात। जिन्वो काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए जाता है उस बिल्डिंग की तरफ, जिसको देखकर जो डेमोन बॉस होता है वो भी उसकी तरफ पीछे करने के लिए उसको मारने के लिए जाता है जिन्वो को। और जैसे ही जिन्वो उस टूटी हुई बिल्डिंग के एकदम क्लोज पहुंचता है, जिन्वो यहाँ पर अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। और डेमोन बॉस जब ये समझ पाता है कि जिन्वो की क्या यहाँ पर प्लानिंग है, वो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो बिल्डिंग उसके ऊपर ही गिर रही होती है। जिन्वो भी काफी ज्यादा तेजी से उस बिल्डिंग के आगे आता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से जाता है और जिन्वो अपने डैगर से उसके ऊपर एक अटैक कर भी देता है। दूसरी तरफ हम लोग
टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है उसको और सांग ई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जिन्वू को ही ढूंढ रहे होते हैं। सांग ई उससे कहती है कि मेरे को लगता है कि शायद उसका कहीं किडनैप तो नहीं हो गया है, जिस पे कहता है क्या मिस्टर सांग जिन्वू का किडनैप? अगर उसको किडनैप करना भी चाहे कोई तो वहां पर उन लोगों को एक बहुत बड़ा स्क्वाड बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हाई हाई रैंक के हंटर्स होंगे, और तब भी शायद ही उसको पकड़ा जा सके। तुमने वैसे क्या कभी उसको एक्शन मोड में देखा है जब वो अपने एक्शन मोड में होता है? लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा परेशान भी होता है कि आखिरकार सांग जिन्वू चला कहाँ गया है। और इस तरफ जिन्वू डेमोन कैसल के अंदर उस डेमोन बीस्ट को मार देता है। तो एक्चुअल में जिन्वू ने सबसे पहले तो अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक किया और पूरी बिल्डिंग कोलैप करके उसके ऊपर गिर गई, और जिसकी वजह से वो हार गया। जिन्वू बताता है कि इस बॉस को मारने के बाद को काफी ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिले, और इन सभी आइटम्स में जिन्वू को एक काफी बेहतरीन आइटम मिला होता है जो कि असल में होता है फ्रेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्री। तो ये एक वुड होता है जिसका इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी के मैजिकल टूल को बनाया जाता है। जिन्वू कहता है कि वैसे मेरे को अभी तो इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं इस वजह से इसको फेंक भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को कभी ना कभी तो इसकी जरूरत पड़ ही जाएगी। जिन्वू को यहाँ पर जो नेक्स्ट आइटम मिला होता है वो होता है डेमोन मोनार्च का इयरिंग, और जिन्वू की करके जितने भी उसको आइटम्स मिले होते हैं उसको चेक करता है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि यहाँ पर जो उसका शैडो सोल्जर आयरन होता है वहां पर जितने भी डेमोन्स मरे होते हैं उनके हेड को उठा के इकट्ठा कर रहा होता है। जिन्वू उससे कहता है कि क्या तुम इसको रोक सकते हो, ये तुम क्या कर रहे हो? साथ ही में उसका यहाँ पर जो आयरन होता है भाई, उसने यहाँ पर जो बड़ा वाला बॉस डेमोन होता है उसको जिसको जिन्होंने भी मारा होता है उसको भी घसीट कर यहाँ पर ले आया होता है। जिन्वू ये देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब जिन्वू इसको कहे भी तो कहे क्या? जिन्वू उससे कहता है कि हाँ वैसे तुमने मेरी हेल्प तो की थी क्योंकि तुमने मेरे को अपनी शील्ड दी थी। तो असल में जब डेमोन बॉस जिन्वू के ऊपर अटैक कर रहा था और उसने आयरन को समन किया था तो आयरन काफी ज्यादा दूर समन हुआ था, और जो डेमोन बॉस था वो जिन्वू के एकदम करीब आ गया होता है, इसीलिए आयरन ने जो अपनी शील्ड थी वो जिन्वू को दे दी, जिसकी वजह से जिन्वू बच गया था। तभी यहाँ पर जो उसके शैडो सोल्जर्स में मेज होते हैं जिन्वू उन लोगों को बताता है, उनको कहता है हाँ हाँ तुम लोग इधर आओ, और उन लोगों को अभी जो आइटम्स मिला होता है उनमें से आइटम इनको देते हुए कहता है ये लो इसका इस्तेमाल करो और सामने तुमको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके ऊपर अटैक करो। शैडो मेज ऐसा ही करता है और सामने बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके की वजह से सामने जिस बिल्डिंग के ऊपर शैडो मेज ने अटैक किया होता है पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय आती है, जिसको देखकर जिन्वू को तो काफी ज्यादा खुशी होती है। जिन्वू कहता है काफी ज्यादा बेहतरीन। दूसरी तरफ हम लोग वांग डोंग सू को देखते हैं जो कि उसी मैजिक बीस्ट से मिलने के लिए आया हुआ होता है। वो उससे बोलता है अच्छा तो तुम वही मैजिक बीस्ट हो जो कि इंसानों के साथ कम्युनिकेट करना जानते हो और तुम कोरियन लैंग्वेज भी बोल लेते हो। जिसपे वो उसको बोलता है कि पहली तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, और अगर तुमको मेरी आइडेंटिटी अजीब लग रही है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। वांग डोंग सू उससे कहता है कि देखो जब भी कोई चीज गेट से बाहर आती है निकलती है तो हमको उस चीज के बारे में सावधानी रखनी चाहिए और ये हमको करना पड़ता है। वांग डोंग सू से कहता है कि मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करो, और उससे कहता है कि ठीक है जब तक कि मैं ये कंफर्म नहीं कर लेता हूँ कि तुम इंसान हो या बीस्ट हो तब तक तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दो। जिस पे वो कहता है हाँ चलो ठीक है। वांग डोंग सू उससे बोलता है कि क्या तुम डंजन के अंदर मर गए थे, मतलब तुम डंजन के अंदर 10 साल तक कैसे सर्वाइव किए? जिसपे वो उसको बताता है कि नहीं। वांग डोंग सू उससे बोलता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि अगर कोई डंजन के अंदर मर जाए तो वो वापस आ सकता है। तो वो असल में अपने ब्रदर के बारे में सोच रहा होता है कि अगर ऐसा सही बात है, ये सही है, तो मेरा ब्रदर भी वापस आ सकता है। जिसपे वो उसको साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि ये नामुमकिन है, अगर कोई मर चुका है तो वो वापस नहीं आ सकता है। जिसपे वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। वांग डोंग सू उससे बोलता है कि नहीं, क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ तो मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। लेकिन फिर भी वो बंदा उससे बोलता है कि गेट्स और मैजिक बीस्ट तुम इन चीज के बारे में कितना जानते हो? वांग डोंग सू उससे बोलता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि अच्छा तो तुम उन लोगों के बारे में कुछ ऐसा जानते हो जो चीज मैं नहीं जानता हूँ। तो बेसिकली वांग डोंग सू जो होता है उसके ऐसा कहने से चिढ़ जाता है, जिसके बाद उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तुम ही एक लौते हो जो कि इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हो, तुम मेरा समय वेस्ट कर रहे हो। वांग डोंग सू उससे कहता है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो तो काफी बेहतरीन है, और अगर तुम आज के दिन किसी भी रेड पर जाओगे हंटर की तरह किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तुम काफी सारे पैसे कमा सकते हो। और अब तो रैंकिंग सिस्टम भी यहाँ पर आ चुका है। हाई रैंक के हंटर्स मेरे जैसे जो हंटर्स होते हैं वो इतना पैसा तो कमा ही सकते हैं कि वो अपने आने वाली 3 जनरेशन को काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकें। इसके बाद वो उसकी बाकी डिटेल्स भी देखता है, कहता तो तुम्हारी वाइफ का नाम पार्क क्यून ही है और तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुम्हारे बेटे का नाम। वांग डोंग सू से बोलता है कि वैसे तुम्हारे तुम्हारी बेटी का नाम पता है? जिस पर वो कहता है हाँ मेरी बेटी का नाम सांग जिन्हा है। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एक्चुअली में बंदा कौन है, अभी आप लोग को आगे और क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद वांग डोंग सू से बोलता है कि वैसे तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? जिस पर वो कहता है सांग जिन वू। सो गाइस एक्चुअल में ये सांग जिन वू के फादर हैं जो कि आज से 10 साल पहले एक डंजन के अंदर गायब हो गए थे, और जिन्वू ने ये वाली स्टोरी स्टार्टिंग में बताई भी थी। जिन्वू के फादर उससे बोलते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वांग डोंग सू की तो यहाँ पर कुछ अलग ही इंटेंशन थी। जिन्वू के फादर उससे बोलते हैं कि बोलो तुम बताओ, मेरे आंसर का जवाब दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको फोर्स करूंगा ये बताने के लिए। वांग डोंग सू कहता है चलो देखते हैं, और वो वहां पर लगे हुए एक बटन को क्लिक करता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसको एक मैजिक बीस्ट डिक्लेयर कर देता है। ये देखने के बाद डिप्टी डायरेक्टर वहां पर भागते हुए आता, कहता है क्या ये इंसान बीस्ट है? वांग डोंग सू कहता है हाँ डिप्टी मैनेजर ये
बीस्ट है और ये अभी जल्दी अटैक करने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके इस एरिया को खाली करवाइए, जितनी जल्द हो सके। वांग डोंगसू उससे बोलता है कि मैं अभी जल्द ही कोरिया से वापस आया हूँ, मेरे को मालूम है कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है, वो मर चुका है। ये बात सुनने के बाद जिन्हों के फादर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वांग डोंगसू उससे बोलता है कि कोई नहीं, तुम उससे हेवन में मिल लेना। इस तरफ डेमोन कैसल के अंदर जिन्हों के सामने बहुत बड़ी फौज आती है डेमोन की, बहुत सारी फौज, मतलब बहुत सारे डेमोन होते हैं यहाँ पर जिन्हों के चेहरे पर तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है। जिन्हों यहाँ पर अपने सोल्जर्स को समन करता है, वो बोलता है आयरन एक ग्रीस, मेरा रास्ता साफ करो। जिन्हों के शैडो सोल्जर वहाँ पे समन होते हैं और दोनों को दोनों मिलकर जितने भी यहाँ पर डेमोन होते हैं उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इन डेमोन का इस फ्लोर पे जो बॉस होता है वो तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मेरे को लगा था कि मेरे सोल्जर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, पर ये तो इसके सोल्जर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, ये चल क्या रहा है यहाँ पर। जिन्हों उसके पास जाता है, उससे कहता है तुम देख नहीं पाए थे क्या मैं यहाँ पर आ रहा हूँ? हाँ शायद नहीं देख पाए होगे। और यहाँ पर जो डेमोन होता है वो जिन्हों को यहाँ पर देख के काफी ज्यादा डर जाता है। जिन्हों अपने मन में सोचते कहता है कि ये तो मरा हुआ है, तो क्या इसको डर लगता होगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जिन्हों उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जिन्हों इस फ्लोर का जो बॉस होता है डेमोन बीस्ट का, इस फ्लोर का, उसको भी खत्म कर देता है। जिन्हों को काफी सारे आइटम्स और रिवॉर्ड मिलते हैं यहाँ पर, तो जिन्हों को यहाँ पर स्प्रिंग वाटर मिलता है, साथ में उसको 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं जिन्हों को यहाँ पर। जिन्हों ने यहाँ पर जितने भी डेमोन बीस्ट को मारा हुआ होता है वो उनकी बॉडी ऊपर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि इनका जो बॉस था वो मेरे तुलना में काफी सारे बीस्ट को समन कर सकता था, मैं तो बस थोड़े बहुत बीस्ट को यहाँ पर समन कर सकता हूँ अपने शैडो सोल्जर्स में से, लेकिन वो यहाँ पर काफी सारों को समन कर सकता था। तो क्या मैं इसकी मैजिकल पावर को, इसकी जो एबिलिटीज है डेमोन बीस्ट को समन करने की, क्या मैं उसको अब्सॉर्ब कर सकता हूँ? और इसीलिए जिन्हों ये सोच रहा होता है कि क्या मैं इसको शैडो सोल्जर बना सकता हूँ अपना, तो जिन्हों ऐसा ट्राई करता है, पे एम करता है और उसको अपना शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों का सिस्टम उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम इस टारगेट को अपना शैडो सोल्जर नहीं बना सकते हो। जिन्हों को भी ये पता नहीं होता कि आखिर क्यों वो इन डेमोन्स के शैडो सोल्जर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे जो आसपास में डेमोन्स बीस्ट होते हैं जिन्हों उनके ऊपर भी ट्राई करता है बट वो नहीं हो पाता है। और जिन्हों को यहाँ पर एक और आइटम मिला हुआ होता है, तो जिन्हों को 15th फ्लोर पर एक सेट मिला था जिसमें कि उसको यहाँ पर जो भी बॉस लेवल के बीस्ट होते हैं उनको हराने के बाद उसको यहाँ पर एक सेट मिलता है, जो भी उसको रिवॉर्ड मिलते हैं उनमें से कोई एक पार्ट होता है और ऐसे जब वो 3 पार्ट्स को इकट्ठा कर लेगा तो इसके बाद उसको एक और नया आइटम मिलेगा। तो जिन्हों को इस बार डेमोन मोनार्च का नेकलेस मिला हुआ होता है, तो टोटल यहाँ पर 3 चाहिए होते हैं जिन्हों को, 2 मिल गया होता है, एक तो 15th फ्लोर पर, एक 75 फ्लोर पर। तो जिन्हों यही सोच रहा होता है अगर इस सेट में से अभी भी एक आइटम मिसिंग है, इसका मतलब तो ये जरूर है कि यहाँ पर 3rd लेवल का बीस्ट बॉस जरूर होगा और अगर मेरे को ये पूरे सेट को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है तो मेरे को उसको हराना ही होगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जिन्हों का यहाँ पर जो क्वेस्ट होता है वो पहले ही खत्म हो गया होता है, तो जिन्हों को यहाँ पर 10,000 सॉल इकट्ठे करने थे डेमोन्स के, तो उसने यहाँ पर 10,001 कर लिए होते हैं, मतलब जो क्वेस्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। साथ में जिन्हों जो अपनी लिमिट है उसको छू चुका है और वो बहुत ज्यादा थक गया है, मतलब उसको दिक्कत होगी उतने ज्यादा और ऊपर फ्लोर पे जाने में। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जिन्हों को यहाँ पर 3 रिवॉर्ड मिले हुए होते हैं, तो जिन्हों यहाँ पर सबसे पहला वाला जो रिवॉर्ड होता है वो चूज करता है जिसमें कि वो शॉप में से किसी भी आइटम को फ्री में ले सकता है। जिन्हों जब अपनी शॉप ओपन करे तो वहाँ पे काफी सारे आइटम्स होते हैं। अब जिन्हों यहाँ पर तो ये सोच के रखा होता है कि वो यहाँ पर सबसे महंगा आइटम ले लेगा, लेकिन उसे कंफ्यूजन भी हो रही होती है कि आखिरकार इनमें से इतने सारे आइटम्स होते हैं वो कौन सा चॉइस करे, क्योंकि अगर वो अपने डिसीजंस को काफी तेजी से ले लेगा तो अंत में बस उसको दोबारा इस चीज को बेचकर पैसे वापस लेने पड़ेंगे। तो उसको वो चीज यहाँ पर अभी चॉइस करनी चाहिए जिसकी उसको अभी जरूरत है। तो जिन्हों यहाँ पर चॉइस करता है कर्स रैंडम लूट बॉक्स को। तो जिन्हों ने इस बार कर्स रैंडम लूट बॉक्स को इसलिए चॉइस किया होता है क्योंकि जब जिन्हों ने अपने जो उसको डेली क्वेस्ट मिले होते हैं उसको उसने डबल कंप्लीट कर लिया था, तो उसको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कर्स रैंडम बॉक्स को चॉइस करने का और एक ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को चॉइस करने का। तो जिन्हों ने जो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स था उसको यहाँ पर चॉइस कर लिया था, तो उससे उसको वो की मिली थी जिसकी वजह से वो इस डंजन में आ पाया था, तो इसलिए वो इस बार कर्स रैंडम लूट बॉक्स को चॉइस करता है। तो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स जो होता है वो प्लेयर की जो भी डिजायर होती है उसके हिसाब से प्लेयर को वो आइटम देता है, और जो कर्स रैंडम लूट बॉक्स होता है वो प्लेयर की जरूरत के हिसाब से उसको आइटम देता है। और जिन्हों को ये चेक भी करना था कि आखिरकार जो कर्स रैंडम लूट बॉक्स होता है उसके अंदर क्या मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर जो उसके पास कर्स रैंडम लूट बॉक्स होता है वो ओपन होता है। जिन्हों काफी उत्साहित होता है कि उसको भाई यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। जिन्हों जब यहाँ पर देखता है कहता है क्या एक और की, तो जिन्हों को इस कर्स रैंडम लूट बॉक्स के अंदर एक की मिली हुई होती है जिसका नाम, लेवल ऑफ डिफिकल्टी और टाइप कुछ भी पता नहीं होता, सबका सब अननोन होता है। अब जिन्हों देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसके बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, अब ये किस चीज में इस्तेमाल किया जाएगा। अब जिन्हों को यहाँ पर पता तो है नहीं कि ये की क्या करेगी, तो जिन्हों यहाँ पर जैसे उसने बाकी आइटम्स को अपने इन्वेंटरी में स्टोर किया होता है तो वो इसको भी स्टोर कर लेता है, क्योंकि जिन्हों को इतना भरोसा था ही कि जो कर्स रैंडम लूट बॉक्स है इसका काम है जो भी मेरे को जरूरत है वो देना, वो आइटम देना, तो इस चीज के साथ मेरे को जरूरत होगी इसलिए मेरे को इसने ये दिया होगा। जिसके बाद जिन्हों यहाँ पर 2nd नंबर का जो रिवॉर्ड होता है उसको चूज करता है, जिसमें उसको यहाँ पर बोनस स्टेटस के रूप में 20 पॉइंट्स मिले हुए होते हैं, और जिन्होंने इस पॉइंट को अपने इंटेलिजेंस स्टैट्स में ऐड कर दिया